हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। रिवीजन सबसे बड़ा समस्या पर तो सबको ही लेता है, लेकिन रिवीजन करना, समेटना, जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसमें से कितनी बातें वो है जो हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए और कितनी बातें वो है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से आनी चाहिए। रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, दोनों में फर्क है। पूरे नोट पढ़ने जाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन नहीं हो। और हमने 9 लेक्चर में कंप्लीट किए, लगभग लगभग 17-18 घंटे होंगे, एक दो लेक्चर आधे घंटे के भी हैं, तो लगभग लगभग 16-17 घंटे में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सारे जेई मेन के सवाल किए, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जेई मेन के लगभग लगभग 50-60% सवाल किए। तो फिर अब मैं पूरा पीपीटी लेके आऊं, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बता दूं, आप देख तो लोगे लेकिन फिर आपको फायदा नहीं हो। रिवीजन में चाहूं तो मैं आधे घंटे में पूरी थ्योरी लिख दूं, पूरा पूरा लिख के लाऊं और ऐसे 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 अंडरलाइन करके बता दूं, लेकिन उससे भी बहुत फायदा नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो पूरी एक पीपीटी लगा दूं, पहले थ्योरी बताऊं, फिर उसके क्वेश्चन कराऊं, थ्योरी बताऊं, उसके क्वेश्चन कराऊं, थ्योरी बताऊं, उसके क्वेश्चन कराऊं, तो पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे किया जाए रिवीजन? तो बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया, देखो, पूरी थ्योरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी मिनिमम आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसको एकदम कंसाइज वे में बहुत अच्छे तरीके से, मुझे टाइम नहीं पता, मैं अंतर्यामी भी नहीं हूं, 1.5 से 2 घंटे में मैं पूरी थ्योरी एकदम सीक्वेंस में, एकदम डिटेल और जो मिनिमम तुम्हारे दिमाग में नीट के लिए होना चाहिए वो पहले बता देता हूं। फिर वो क्वेश्चंस जो जैसे जीपी सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, रेफरेंस वाले सैटेलाइट के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस हैं, वो मिनिमम मैं वो अटैच कर दूं जिसको आपको करना जरूरी है। 2 से 1.5 घंटे में ये लेक्चर, उसके बाद, और रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि इसी में आपका फायदा है, आप समझो इस बात को। और उसके बाद मैं वो पीपीटी अटैच कर दूं जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी मिनिमम है, उतना रिवीजन कर लो, पूरा चैप्टर तैयार। और टाइम लगेगा बेटा, ऐसा नहीं है कि छू मंतर हो जाए 2 घंटे में तुम्हारा रिवीजन हो जाए। अगर इतना आसान होता तो सब कर लेता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सब लोग आराम से रिवीजन कर लेते। चीजें मुश्किल है, लेकिन इसको आइए करते हैं। तो मैंने बेस्ट मेथड यही सोचा है कि बहुत डिटेल में पहले आपको थ्योरी की फिनिशिंग दे दूं, बहुत अच्छे से, ठीक है, जितना मिनिमम आपको पता होना चाहिए सब लिख लिख के। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मजा आएगा, चीजें पूरी रिवाइज हो जाएगी एकदम वन गो में। सारा चीजें पहले से भी लिख के ला सकता था, अंडरलाइन करके बता सकता था, इसमें देखने में मजा आएगा लेकिन आपको दिमाग में हिट नहीं करेगा। लिख लिख के कराऊंगा, आपके दिमाग में हिट करेगा, थोड़ा सा दर्द ज्यादा होगा मुझे भी और आपको, लेकिन फायदा होगा। तो चलिए पहले क्या क्या करेंगे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले करेंगे पूरा, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड करेंगे, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, सीओएमई करेंगे, उसके बाद एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे, एनर्जी एनालिसिस करेंगे और केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि 2 पॉइंट मास या स्फेरिकल मास सिमेट्री, दो चीजें होती है, 2 पॉइंट मास हो या स्फेरिकल मास सिमेट्री हो, 2 स्फेरिकल मास सिमेट्री हो। रॉड के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं होता है, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स रॉड में भी लगेगा, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इसके लिए वैलिड नहीं होता है। पूरे स्फेयर के मास को सेंटर पे मान के जब हम फोर्स लिखते हैं तो ये फोर्स आता है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जहां पे G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही है। ये जो फोर्स है ये m1 पे लगा है कि m2 पे लगा है? ये जितना m1 पे लगा m2 की वजह से उतना ही m2 पे लगा m1 की वजह से मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन देखेंगे तो F12 का डायरेक्शन F21 के अपोजिट होगा, माइनस साइन के साथ होगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। हाँ सर। अच्छा, मान लो कि ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 40 kg का ऑब्जेक्ट है, दोनों में डिस्टेंस r है। 1 kg वाला 40 kg को अपने तरफ खींचा F2 से, 40 kg वाला 1 kg को अपनी तरफ खींचा F1 से, F1 बाई F2 का रेशियो होता। तो जो सोर्स चार्ज होता है और जो एम चार्ज होता है, मतलब जिस पे लग रहा है फोर्स, वो एम और सोर्स चार्ज, ये तुम्हारा सोर्स है जो 40 kg पे लगा, ये होगा G 40 kg इंटू 1 kg। सोर्स और एम दोनों के मास पे डिपेंड करता है, बटा आर का होल स्क्वायर। और इस पर जो फोर्स लगा है G 40 kg की वजह से लगा है, तो 40 इंटू 1 kg दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा 1:1। 40 kg जितना 1 kg पे लगा है, 1 kg उतना ही 40 kg पे लगाएगा। ठीक है सर, ये बहुत आसान बात है, ये तो पूरी अच्छे तरीके से हमको समझ आती है। वन लाइन में बताता हूं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ये सेंट्रल है, मतलब फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, नीचे आर स्क्वायर आता है। ये कंजर्वेटिव होता है, ये लॉन्ग रेंज होता है,
और ये सेंट्रल फोर्स होता है, इसको ग्रेविटॉन मेडिएट करते हैं, और ये सबसे बिगेस्ट फोर्स होता है। और ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये इस फोर्स की प्रॉपर्टी है। बोलो सब कुछ रिवाइज हो गया। देखो ये सारी सेंट्रल, फॉलो इनवर्स स्क्वायर, कंजर्वेटिव, इनफाइनाइट रेंज, बिगेस्ट फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव नहीं लग सकता है, और ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? मान लो ये M1 ने r डिस्टेंस पे रखे हुए m0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया F1 फोर्स से, जिसकी वैल्यू है g m0 m1 बटा r स्क्वायर। ये फोर्स लगा। हाँ सर जी लगा। ये इतना ही फोर्स m1 m0 पे लगा रहा है। मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट m2 भी है जो r डिस्टेंस पर है, सेम ही डिस्टेंस पर रखा है, तो क्या m2 अपनी तरफ एक फोर्स F2 और लगाएगा? हाँ। तो नेट फोर्स m0 पे चेंज हो गया कि वही रहा? सर जितने ऑब्जेक्ट होंगे सबका फोर्स लिखेंगे, और जो नेट फोर्स होता है सबके वेक्टर सम से लिखते हैं, जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, सबका वेक्टर सम कर देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है, यह समझने की कोशिश करिएगा, ये जो M1 है जिसके वजह से m0 पे फोर्स लगा है F1, वो M2 नहीं था तो भी तब भी इतना ही लग रहा था, और जब M2 है तो भी इतना ही लगेगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट, मासेस, चार्जेस भी और मासेस दोनों के लिए लगता है, फोर्स बिटवीन टू मासेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर मास और मीडियम। तो इनके दोनों के बीच का जो फोर्स है वो तीसरे के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत आसान सी बात है क्या? हाँ। अब इसी पर बेस्ड जो सबसे सिंपल सवाल आते हैं कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया, m मास, बताइए ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, कितनी फोर्स से? सर जी एम स्क्वायर बटा डिस्टेंस ए स्क्वायर। अगर डिस्टेंस ए है तो जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये अपनी तरफ खींचेगा जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डिस्टेंस एंगल 60 डिग्री, तो नेट फोर्स दोनों का सम जी एम स्क्वायर जी एम बाई ए स्क्वायर, क्या √3 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा? हाँ सर ये तो आसान है। अगर मैं यहां पे स्क्वायर ले लू, m डिस्टेंस l है, तो बताओ यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से? तो g दोनों के मास का प्रोडक्ट बटा डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ, F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये अपनी तरफ खींचेगा, डिस्टेंस हो गया √2l, तो फोर्स हो जाएगा जी एम स्क्वायर √2l का होल स्क्वायर। अब तीन फोर्स लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये तीनों मास मिलकर इसको खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों का वेक्टर सम बीच में आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड सेम, एंगल 90 डिग्री पर, तो इस तरफ आएगा √2 जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, प्लस ये जो फोर्स है जी एम स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो। सिंपल ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आएगा डायगोनल की तरफ, और ये मास डायगोनल की तरफ ही खींच रहा था। सर मजा आ गया, एकदम झमाझम हो गया यहां तक। हाँ सर। नेक्स्ट देखिएगा, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है एयर मीडियम में, वो मान लीजिए लग रहा है F। अगर मैंने इसको किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डेंसिटी है रो, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, अब सेम ही मास को अगर दूसरे मीडियम में रख दूं, सेम ही दोनों मास के पेयर को, तो यहां भी फोर्स उतना ही लग रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं कि m मास है, r डिस्टेंस पर, ये भी m मास है। अब यहां से 25% मास पहले वाले से लेकर के दूसरे वाले को दे दिया, तो फोर्स कितना चेंज होगा? देखो पहले r डिस्टेंस पर तो फोर्स क्या होगा? जी एम इंटू एम स्क्वायर बटा डिस्टेंस r स्क्वायर। अब 25% निकाल लिया, तो m का 25% मतलब 1/4, तो यहां पे क्या बचेगा? सर 3m/4। नहीं समझ आया सर? m है, m में से m/4 घटा लो, 25% ले जाओ तो 75% बचेगा, तो 75% तो हुआ। m का 75% रिमेनिंग होगा, 75/100, 25 से 75, 25 होगा, सो इतना बचेगा। और ये m/4 इसको दे दो, तो m और 1/4 इसको दे दिया, तो ये बचा तेरा 3m/4, और उतने ही डिस्टेंस पर दूसरा मास 4 LCM लोगे तो 5m/4, ये मासेस हो गए। हाँ सर समझ आ गया, बहुत जोरदार, बहुत शानदार। अब बताओ नया वाला फोर्स कितना होगा? जी 5m/4 3m/4, तो 5×3 = 15, 4×4 = 16, तो 15m बटा 16 r स्क्वायर। पहले था gm/r स्क्वायर, gm/r स्क्वायर, तो 15 बटा 16 ऑफ f। देखो 4-5 वेराइटी फोर्स की कवर कर दी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम वाले सवाल, मान लीजिए कि यहां पे m मास है और यहां पे nm मास है,
तो इनके बीच में किस पॉइंट पर मैं तीसरा मास रखूं ताकि वो रेस्ट पर रहे? कहां रखूं तीसरा मास ताकि रेस्ट पर रहे? मान लो मैंने एम नॉट को यहां रख दिया एक्स डिस्टेंस पर, तो एक्स की वैल्यू आती है आर बटा रूट अंडर एन प्लस वन। आइडेंटिकल नेचर के मास होते हैं, मास के एक ही टाइप होते हैं, तो क्या करेंगे आर बटा रूट अंडर एन प्लस वन, आर बटा रूट अंडर एन प्लस वन, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस पे बेस, जैसे मान लो 4m मास है, यहां पे ये m मास है, अब इसको रख दिया मैंने 20 मीटर के डिस्टेंस पे, बताओ इक्विलिब्रियम कहां होगा? तो हमेशा ये जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉलर मास से होता है। कहां पे होता है? स्मॉलर मास से होता है। तो ये स्मॉलर मास m है, यहां से x डिस्टेंस पर मैं कोई m नॉट मास रखा, इस पर अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो x की वैल्यू आ जाएगी टोटल डिस्टेंस 20 बटा, इससे कितना गुना ज्यादा? 4 गुना, रूट अंडर 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 बटा 3 मीटर। कहां से? फ्रॉम m से। कहां से? m से। देखो 6 टाइप के सवाल कवर कर दिए। नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स मास, 2 पॉइंट मास, 2 पॉइंट मास मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मान लो चल रहे हैं। तो बताओ इनका एंगुलर स्पीड कितना होगा, लीनियर स्पीड कितना होगा और टाइम पीरियड कितना होगा? ये बहुत नीट रिलेवेंट सवाल है। कैसे करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, वो रेडियस दिया होगा, कितने रेडियस का सर्कुलर पाथ में? 2 आइडेंटिकल मास चल रहे हैं। अगर 2 आइडेंटिकल मास चल रहे हैं तो इसको चलाने के लिए 3 मास हो, 4 मास हो, 1 मास हो या 25 मास हो, जो फोर्स चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो चाहिए होता है mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अगर टाइम पीरियड निकालना तो ये यूज करना, स्पीड निकालना तो ये यूज करना। ये कोई रियल फोर्स दे रहा होगा, अब कौन सा फोर्स यहां पे लग के देगा? तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? जी m स्क्वायर बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2r, डायमीटर के अलोंग हो गया ये 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका mb स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बटा 4r स्क्वायर। m से एक m कटेगा, m बचेगा, r से r स्क्वायर कटेगा, r बचेगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम बटा 4r। आंसर आ गया। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे क्या इंपॉर्टेंट बात, सबसे क्या इंपॉर्टेंट बात, ये जो मासेस है ये जरूरी है कि डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पर ही होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर से पास करना चाहिए, तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। अरे सर मजा आ गया। अब इसी में कहेंगे 4 मास, जो नीट रिलेवेंट नहीं है, लेकिन देख लो, अगर 4 मास घूमेंगे तो ये इस तरीके से घूमेंगे कि ये अगर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहे तो स्क्वायर बना के घूमेंगे। तो अगर तुमको रेडियस दिया हुआ आर, साइड लेंथ एल मान लो, सिमेट्रिसिटी से तो घूमेगा कम से कम। हाँ, अगर तुमको रेडियस दिया हुआ आर तो साइड लेंथ एल मान लो। सर मान लिया। अब एक मास पे बाकी तीनों मास के बीच की वजह से लगने वाला फोर्स एकदम डायमीटर के अलोंग, सॉरी डायगोनल के अलोंग लगता है, जो तुमने अभी अभी निकाला है, क्या? जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/2, यही आता है, निकाल के देख लो। और यही फोर्स कौन दे रहा होगा? सॉरी, यही फोर्स इस पर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो मान लीजिए v स्पीड से ऐसे चल रहा था, तो सीधा यहां पे लिख दीजिए mv स्क्वायर बाई एल, ये रेडियस, सॉरी रेडियस r। सर यहां पे एल क्यों यूज किया? क्योंकि हमने माना कि 4 मास है, तो सिमेट्रिसिटी से स्क्वायर फॉर्म करके ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे 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 घूम रहा होगा, स्क्वायर फॉर्म करके ऐसे घूम रहा होगा। देखो घुमा के दिखा दो। ओए मजा आ गया मास्टर, ये देख ऐसे घूम रहा होगा, तो हमेशा स्क्वायर के सिमेट्रिसिटी से घूमेगा। तो ठीक है, स्क्वायर की सिमेट्रिसिटी से घूमेगा, ये बात समझ में आ गया। तो इस मास पर मान लो सेंटर से इसकी डिस्टेंस रेडियस r है, ये रेडियस r या स्मॉल r जो भी लिया r है, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स इतना चाहिए, और वही ये तीनों मास लग के दे रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि L तो हमने स्क्वायर का साइड लिया क्योंकि हमें फोर्स स्क्वायर के साइड पे निकालना आता है, और r रेडियस लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या सर्कुलर पाथ का डायमीटर है? देखो सर्कमफ्रेंस से एग्जैक्टली सेंटर से पास करते हुए अपोजिट पॉइंट पे गए। हाँ, तो अगर हमने रेडियस r लिया तो डायमीटर क्या होता है? 2r। सर ये तो स्क्वायर का डायगोनल भी है, तो ये l है तो √2l, √2l। यहां से तुम l को r के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, सीधा आंसर आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? सर कसम से मजा आ गया मास्टर। अब देख, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मान लो एक रॉड ले लू मैं, ठीक है सर, रॉड ले लिया जिसकी साइड लेंथ l है, यहां से x डिस्टेंस पर या a डिस्टेंस पर पॉइंट मास रख दिया, क्या यहां पे डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग जाएगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो मास है, ये कैपिटल M,
वो पॉइंट मास नहीं है, यह स्फेरिकल सिमेट्री नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। आप क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पर जाके एक छोटा सा डीएक्स हिस्से का डीएम मास काटते हैं और उन दोनों के बीच फोर्स लिखते हैं छोटा सा डीएफ। डीएफ फोर्स क्या आ जाएगा बोलो सर जी, ये तो पॉइंट मास है एम, यहां का मास डीएम बटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डीएम की वैल्यू निकाल के रखते हैं, तो ये फोर्स आता है, इसको याद रखिए, जी पहले का मास दूसरे का मास इनटू दोनों एंड का डिस्टेंस। यहां से इस एंड का डिस्टेंस कितना, ए, और यही से इस एंड का डिस्टेंस कितना है, ये ए हो गया, ये एल हो गया, ए प्लस एल। यही इंटीग्रेशन करके आता है। दिमाग में सेट रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो बता दिया इसको कैसे सॉल्व होगा। मतलब मैंने क्लास में जितनी वैरायटी कराई थी सारी कवर कर दी, क्या बता, सारी कवर कर दी क्या सर? एक क्लास खत्म, टाइम लगा 15 मिनट, लगा 15 मिनट, लेकिन सब कुछ उसी इफिशियंसी से मैंने रिवाइज करा दिया, वायर, मजा आ गया कसम से। अब तुम्हारा नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब सॉरी एक चीज और बचा, सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। हाय 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 हाय, जितना क्लास में कराया था वो पूरा पूरा तेरा एक ही लाइन में पूरा कवर कर दिया, पूरे 100% क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन कहां बचा यार, क्वेश्चन कहां बचा यार, अब बता मजा आया कि नहीं। सिमेट्रिक जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिक पॉलीगन पर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे मैं हेक्सागोनल ले लूं, चाहे मैं स्क्वायर ले लूं, चाहे मैं ट्रायंगल ले लूं, इसके सेंटर पे अगर कोई तीसरा मास में रख दो, इसके सेंटर पे मतलब कोई अनदर मास इसके सेंटर पे रख दो, तो इस एम नॉट पे फोर्स जीरो लगता है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। सेंटर पे रखे हुए मास पे फोर्स जीरो लगेगा, तब तक लगेगा जब सिमेट्रिक पॉलीगन के हर कॉर्नर पे आइडेंटिकल मास रखे, सिमेट्रिक पॉलीगन के हर कॉर्नर पे आइडेंटिकल मास रखे। तो यहां पे फोर्स जीरो इसलिए लगता है, या यहां पे फोर्स इसलिए जीरो लगता है कि ये जितने फोर्स से खींचेगा ये उतने फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, ये उतनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, ये उतनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। तो एफ से एफ कैंसिल, इस एफ से एफ कैंसिल, सेम यहां पे ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, 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 कैंसिल। नीट में आ सकता है ऐसा सवाल। अब इसी में एक सवाल बढ़िया बनता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं एक सवाल ऐसा दूं कि मैं हेक्सागोनल पे 5 ही मास रखूं, एक कॉर्नर पे मास ही नहीं रखूं, तब कैसे निकालोगे? तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक प्लस एम मास मानेंगे, एक माइनस एम मास मानेंगे, तो निगेटिव मास नहीं होता, ऐसे हाइपोथेटिकल मान लेंगे। अब बताओ ये मास मिलके क्या पॉलीगन की सिमेट्रिसिटी को मेंटेन कर लिया? हाँ, इन 6 के वजह से फोर्स जीरो, अकेला ये इस पर फोर्स लगाएगा, F बराबर जी एम नॉट बटा एल स्क्वायर। ये तब फोर्स आएगा जब ओनली 5 मास प्रेजेंट ऑन हेक्सा कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन, ओनली 5 मास प्रेजेंट ऑन कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल। अब ये सारे सवाल मैंने बहुत डिटेल में इसलिए कराए, सारे सवाल मैंने बहुत डिटेल में इसलिए कराए ताकि आपको ना ये बात समझ में आए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा होता है उसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ होता है, उसमें फोर्स के इसी वैरायटी के और इतने ही सवाल बनते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरीके से बनता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी कुछ ना कुछ उसी पैटर्न पे बन रहा होता है। अरे हाँ, अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां पे लिखूं तो घबराने का नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का गर्दा उड़ा देंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है एम मास पर जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और 1 यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट मास। आई एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग फोर्स होती है, और फोर्स ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो ऑलवेज टुवर्ड्स द, इसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सोर्स मास मतलब जिस मास के वजह से निकाल रहे उसकी तरफ। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर केजी। इसे फील ऑफ एसिलरेशन दे रहा है, ये फील ऑफ एसिलरेशन, जैसा एसिलरेशन होता है उसी तरह का फोर्स बटा मास ही तो एसिलरेशन होता है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि मान लो एक पॉइंट मास है m, इसके वजह से मुझे फील्ड देखना है, तो इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, 1 केजी मास यहां पे r पे रख के, r डिस्टेंस पे 1 केजी मास रख के फोर्स निकाल लो, वही फील्ड होगा। या कोई m मास रख दो और इसके वजह से इस पर फोर्स देखो तो आएगा जी कैपिटल एम नॉट बटा आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फोर्स आ गया एम नॉट पे, और एम नॉट से ही डिवाइड कर दोगे तो ये जो फोर्स आ जाएगा 1 केजी मास पर आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। तो पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है जीएम बाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी डायरेक्शन सोर्स मास की तरफ होगा। जैसे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आएगा, मतलब ये अट्रैक्टिव होता है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इसका ग्राफ देखोगे तो आई वर्सेस आर का ग्राफ देखो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गई? अब हम देखते हैं रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
तो कंप्लीट रिंग का अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप देखें, कंप्लीट रिंग का ये m मास है, रेडियस r है, इससे x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखे तो आएगा माइनस gm x बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरीके से आता था, वो आता था के कैपिटल क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ग्रेविटेशनल। सर आपने आज क्लास में कराया था, क्लास में पढ़ाया था, माइनस नहीं लिखा था। माइनस ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड पोजीशन वेक्टर एक्स के अपोजिट होगा। अगर तुम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आएगा जी कैपिटल एम एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बड़ा सिंपल है। अगर यही ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम सेंटर पर देखो तो एक्स को जीरो कर दो, एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू जीरो सेंटर पे देखोगे तो आई की वैल्यू जीरो आएगी एग्जैक्टली सेंटर पे। बोलो यस और हाँ सर, एग्जैक्टली सेंटर पर देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, एकदम जीरो, एग्जैक्टली सेंटर पे। अच्छा सेंटर से छोटे डिस्टेंस पर देखेंगे तो एट एक्स इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल आर, बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस तो एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आई बराबर आएगा जी एम एक्स बटा आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट गया आर क्यू, मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। छोटे एक्स पर आई एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं एक्स वेरी 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 ग्रेटर देन आर देखूं तो आई बराबर आएगा जी एम एक्स बटा आर छोटा, एक्स बहुत बड़ा, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा एक्स क्यू एक्स एक्स कट गया एक्स स्क्वायर, मतलब तुम्हारा जो रिंग है वो पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा, हाँ बहुत एक्स बड़ा होगा। अब इसी को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो तुमको दिख गया कि सेंटर पर एक्स जीरो है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो एक्स पर आई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और बहुत दूरी पर जाऊंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये कहीं पीक पे आके रिटर्न आएगा। यहां पे वैल्यू आता है r/√2, इसको याद रखो, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम। खत्म खत्म। अब फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क की वजह से फील्ड क्या होगा, तो मान लो ये आर्क, ठीक है भाई साहब, ये एम मास का आर्क है, हमें यहां पे फील्ड देखना है, ठीक है। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर आता है तो सुनो, ये रेडियस है, मान लो कि फील्ड जो होगा इसकी तरफ होगा ऐसे, हाँ सर यही होगा। अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है तो सेंटर पर इस आर्क की वजह से जो फील्ड आएगा, अगर ये पूरा मास यहीं पे होता तो कितना आता, सर जी एम बटा आर स्क्वायर आता। ये कितने एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर से अल्फा इधर से अल्फा, ठीक है, इधर से अल्फा इधर से अल्फा, तो इसको तुम अगर बोलते हो कि ये पूरा अल्फा एंगल है, पूरा अल्फा एंगल ले लो, ये पूरा अल्फा एंगल ले लो, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2, जहां पे अल्फा इज द एंगल ऑफ आर्क एंगल। पूरा एंगल अल्फा है तो आप लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2, अगर आधा एंगल अल्फा होता तो यहां लिखते साइन अल्फा बटा साइन अल्फा। तो पक्का यही सही है, अभी प्रूफ हो जाएगा। अगर मैं एग्जैक्टली हाफ रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड देखूं तो बताओ अल्फा को क्या लूंगा, सर हाफ रिंग है तो यहां से यहां तक पूरा अल्फा ले रहे हो तो 180 डिग्री होगा, तो अल्फा तुम्हारा आएगा 180 डिग्री या पाई रेडियन। हाफ रिंग की बात करें तो हाफ रिंग में बताओ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हाफ रिंग में हम लेंगे अल्फा की वैल्यू पाई, तो रखो पाई, तो जी एम बटा आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है पाई, तो साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होगा 1, पाई 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जी एम बटा पाई आर स्क्वायर, एकदम सही है। हाफ रिंग के सेंटर पे यही ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अब आते हैं हॉलोस्फीयर की बात करते हैं, तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये किसी शेप पे डिपेंड नहीं करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जब मैं बात करता हूं कि ये हॉलोस्फीयर है भाई साहब, हाँ सर हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर का फील्ड अगर मैं कहीं भी इसके सेंटर पे या स्मॉल आर डिस्टेंस पे अंदर में देखूं तो सेंटर पे फील्ड जीरो होगा, अंदर में हर जगह इसकी फील्ड जीरो होगा, सरफेस पर इसके वजह से फील्ड आएगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस कहीं बाहर देखोगे, आउटसाइड रीजन में देखोगे, तब आएगा माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऑल मास एज्यूम एट सेंटर, ऑल मास एज्यूम्ड एट सेंटर, सारे के सारे मास को कहां पे मानोगे, सेंटर पे मानोगे। क्या यही पढ़ा था हमने, हाँ सर यही वाली चीज हमने पढ़ी हुई है, यस और नो, हाँ सर एकदम झमाझम, ये बात तो समझ में आया। तो देखो अब यहां पे अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, तो इस सॉलिड स्फीयर में इसके सेंटर पर फील्ड तो जीरो होगा, अंदर में कहीं भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे फील्ड देखोगे अंदर में
तो फील्ड आता है जी एम एक्स, एक्स या आर के प्रोपोर्शनल, अगर आर डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल बटा कैपिटल आर क्यू, ये फील्ड आता है अंदर। आर जहां पे कैपिटल आर इसका रेडियस है, एम इसका मास है, तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। सरफेस पर जाओगे तो फिर हॉलो स्फीयर जैसा हो जाएगा, सरफेस पर हो जाएगा जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और कहीं आउटसाइड रीजन में जाओगे तो जी एम बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ये माइनस अगर डायरेक्शन के साथ देखोगे तो कहीं भी फील्ड जो आएगा इनवर्ड होता है, इसलिए माइनस लगाते हैं। अगर तुम वेक्टर फॉर्म में देखते हो तो माइनस यहां पे डायरेक्शन बता रहे हैं, नहीं तो सिर्फ अगर तुम्हें मॉड देखना है तो डायरेक्टली तुम ले सकते हो। अब इसमें अगर आई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, इसमें आई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे कैसा बनेगा, इसमें ध्यान सुनना, आई वर्सेस आर का ग्राफ सेंटर से लेके सरफेस तक अंदर में तो इनसाइड में फील्ड जीरो है, देखो हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होता है। बाहर में जाओगे तो सरफेस पर अचानक फील्ड आएगा और बाहर में ऐसा, और यही तुम्हारा हॉलो स्फीयर का या कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का हम ग्राफ बना के आपको दिखाएंगे जब अभी पढ़ेंगे तो। सर मजा आ गया एकदम। अभी यहां पर देखो, यहां पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और आर का ग्राफ बनाओगे मॉड आई का, तो ऐसा बनेगा, पहले बढ़ेगा, देखो देखो आर के प्रोपोर्शनल, सेंटर पर फील्ड जीरो, जैसे से आर बढ़ रहा है सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा सरफेस तक, और बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आर रेडियस के सॉलिड स्फीयर से और आर रेडियस के हॉलो स्फीयर से बाहर में कहीं जाके फील्ड निकालते हो तो जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और देखो जी एम बाई स्मॉल आर, एकदम सिंपल है। अब इसी में तुम्हारा रिपीट हो जाएगा बहुत सारी चीजें। सर बहुत सारी चीजें कैसे, जैसे एक रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है, इसकी वजह से ए डिस्टेंस पर यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड बनाओ, तो बोलोगे अरे यार क्या गोलीबाज आदमी है। सिंपल होगा, जी कैपिटल एम उसका मास बटा माइनस साइन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे बटा ए प्लस एल इंटू ए, खत्म। अगर तुमको ये बोले कि सिमेट्रिक पॉलीगन के कॉर्नर पे आइडेंटिकल मास रखा है, आइडेंटिकल मास रखा है, सिमेट्रिक पॉलीगन के कॉर्नर पे आइडेंटिकल मास रखा है, एकदम आइडेंटिकल मास रखा है, तो इसके सेंटर पर फील्ड बताओ कितना होगा, जीरो। अरे यार मैं तो सोचा था सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो मैं तो सारे क्वेश्चन की वैरायटी भी कवर करते चल रहा हूं एकदम धुआंधार तरीके से। बताओ सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, बोलो सर सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा, बोलो मजा आया कि नहीं। एक मिसिंग है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। अच्छा ये एम मास है और यहां से आर डिस्टेंस पर मान लो एन एम मास है, बताओ किस पॉइंट पर छोटे मास से एक्स डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू आर बटा वन प्लस रूट एन। कुछ मिसप्रिंट हो जाए तो चुपचाप करेक्ट कर लेना, कमेंट में बताना मत, चुपचाप करेक्ट कर लेना। कहीं पे एक छोटी चीजें कोई मिसप्रिंट हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब इसमें एक बहुत सुंदर सुंदर सवाल कराए थे, क्या, मान लो एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के ये सेंटर है, पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ किधर होगा, तो पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगा, क्यों होगा, सबसे पहली बात ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होता है, दूसरी बात यहां पर जो फील्ड आएगा अगर मैं ऊपर ऐसा ही आइडेंटिकल हॉलो स्फीयर मानूं तो जीरो होना चाहिए, और तब जीरो तभी हो पाएगा अगर मान लो इस पी पॉइंट पे फील्ड तुम इधर मानते हो, तो ऊपर वाले आधे का फील्ड इधर मानोगे, फिर दोनों ऐड हो जाके इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे फील्ड इसी तरीके से बनेगा। मान लो एक हॉलो स्फीयर था बहुत बड़ा सा, इस हॉलो स्फीयर में ये वाला सेक्शन मैंने काट दिया, यहां पे एक बड़ा सेक्शन और इसका टोपा छोटा बना, इसके वजह से सेंटर पे फील्ड मान लो इधर ऊपर आया I1 और इसके वजह से नीचे आया I2। अब बताओ I1 I2 क्या होगा, दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर साइन के साथ देखोगे तो I1 I2 इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब टोपा सटा दो तो नेट फील्ड तुम्हारा क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, नेट फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और जीरो तभी हो पाएगा जब ये एक्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो। बताओ जब तभी जीरो पाएगा जब एक्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बताओ एकदम झमाझम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात असर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रेविटेशनल एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलरेशन एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं तुमको समझाना चाहूंगा, इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं तुमको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो हॉलो स्फीयर, सेल थ्योरम क्या कहता है कि मान लो हॉलो स्फीयर है एम मास का और इसके सेंटर पे एक एम नॉट मास का मास रख लिया, अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि अंदर में इसके वजह से फील्ड ही जीरो है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक मास रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर, कैपिटल मास है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना, तो तुम यहां पे बोलोगे कि सॉलिड स्फीयर की वजह से जितना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए उस फील्ड को इस मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें फोर्स आ जाएगा। तो यही करते हो, जी कैपिटल एम डिस्टेंस आर बटा कैपिटल आर क्यू, ये फील्ड आ गई, फील्ड को इस एम से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा फोर्स आ जाता है। क्या ये बात समझ में आता है, हाँ। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता है कि मान लो ये प्लेनेट है, प्लेनेट का मास एम लेते हैं, इसका रेडियस आर लेते हैं,
सेंटर से, इसके सरफेस पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना। तो सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है जी नॉट इज इक्वल टू जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन जब मैं लिख रहा हूं ना तो तुम्हारे आंखों के सामने ये छपता हुआ दिख रहा है तो उसका इंप्रेशन लॉन्ग टर्म होता है। ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट, अगर अर्थ है तो अर्थ के मास पर, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है। अब इसी को अगर मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं, बताओ इसके डेंसिटी को कैसे लिख सकते हो? डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से कैपिटल एम को अगर तुम 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो लिख दो तो ये टर्म आ जाता है 4/3 पाई जी रो आर। मैं पुट कर लेता हूं जी बटा आर स्क्वायर, मास को लिखूंगा रो 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से तुम देखोगे तो सबसे पहले आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा तो आर बचेगा, तो बचेगा 4/3 पाई, देखो 4/3 पाई जी रो इंटू आर। अब यहाँ पे दो टर्म बचे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर यहां से दिखा है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो आर दिख रहा है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस की बात चल रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट और अर्थ, सरफेस ऑफ प्लैनेट और अर्थ के या प्लैनेट के सरफेस पे बात चल रही है, अर्थ के या प्लैनेट के सरफेस पे बात चल रही है। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसमें से सही कौन है? अगर रेडियस को बढ़ाऊंगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा कि घटेगा? तो देख यहां से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, कब? जब मास तुम्हारा कांस्टेंट होगा प्लैनेट का मास कांस्टेंट रख के रेडियस बढ़ाओगे, मास कांस्टेंट रख के रेडियस बढ़ाओगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट रखोगे तो रेडियस बढ़ाने पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। तो ये हो गई बात यहां पे। अब देखते हैं एच हाइट पे, तो ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है या कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट का रेडियस तुम्हारा है आर और इसके सरफेस से एच हाइट पर जाके यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फोर्स है एच हाइट पे वो डिपेंड करेगा कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। मान लो कोई एम नॉट मास का ऑब्जेक्ट रखो तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? आर प्लस एच। तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? आर प्लस एच पे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा? आर प्लस एच। लेकिन क्वेश्चन में सवाल कैसे देगा? सरफेस से हाइट दे देगा। क्वेश्चन में सवाल कैसे देगा? सरफेस से हाइट दे देगा। अरे सर जी ये तो बहुत उल्लू बनाता है। हाँ तो कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को? इस तरह के सवाल को करते हैं, यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी एच बराबर जी कैपिटल एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। अब मैंने तुम्हें एक रामबाण तरीका बताया था, क्या बताया था कि इसको रट लो, जी कैपिटल एम बराबर जी नॉट इंटू आर स्क्वायर। सर कहां से? अभी तो पढ़ा जी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी एम इज इक्वल टू क्या होगा? जी नॉट आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जी नॉट आर स्क्वायर। तो इसको लिख दोगे जी नॉट आर स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच हाइट पर हो जाता है जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुमको एच बराबर 2r पे पूछे, एच बराबर 2r पे पूछे, जैसे तुम हाइट दे दे 2r, हाइट दे दे r/2, हाइट दे दे r/8, हाइट दे दे 6r, तो r के कंपेरेबल में हाइट हो या 10% से ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअल में यही फॉर्मूला असली है, यही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। लेकिन अगर हाइट तुमको दे दिया है 20 किलोमीटर, हाइट दे दिया है 100 किलोमीटर, हाइट दे दिया है बहुत कम, तो उस केस में अगर एच को बहुत कम रखोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक इसका नकली फॉर्मूला बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से निकाल के लाते हैं, जीएच इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h/r। ये स्मॉल हाइट के लिए लगता है, इसके लिए लगता है स्मॉल हाइट के लिए लगता है। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। यहीं से परसेंटेज चेंज इन जी का फॉर्मूला लगाओगे, इन जी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये तुम्हारा निकल के आता है -2h/r गुना 100, परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे मैं तुमसे बोलूं कि सरफेस से 3r हाइट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, ये फॉर्मूला यूज करोगे, रख दो, बताओ कितना होगा। तो जीएच इज इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर बटा सरफेस से 3r होला है तो एच 3r बोलेंगे, 3r और r 4r का होल स्क्वायर 16r स्क्वायर, तो कट जाएगा जी नॉट बटा 16 आ जाएगा एट हाइट h इज इक्वल टू 3r, जी नॉट बाई 16 खत्म। तो कितना आसान है। अब मैं तुमसे बोलूं कि 64 किलोमीटर ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, तो 64 किलोमीटर बहुत कम है, तुरंत से ये फॉर्मूला यूज करोगे। तुम बोलोगे जी एच इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2 इंटू एच कितना बोला 64 किलोमीटर बटा रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर।
6400 किलोमीटर। इस तरीके से आप सॉल्व करो, है ना। हाइट को मैंने बोला 64 किलोमीटर, तो यहां से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरीके से तुम सॉल्व कर रहे हो। तो तुम्हें थोड़ा समझ में आया कि किस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं बताओ। 1% चेंज आया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये यूज करोगे, 50% चेंज आया तो ये यूज करोगे, ठीक है। अब चलते हैं एट डेप्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी। चलो इसी को मैं पूरा एक ही स्लाइड में $1,000,000 स्लाइड बना दूं। हाँ सर, तो देखते जाओ। G0 इज इक्वल टू GM/R² अर्थ सरफेस पे 4/3 पाई जी रो आर, ये कहां पे हो गया, एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस। GH इज इक्वल टू G0 R² बटा R प्लस H का होल स्क्वायर, असली फॉर्मूला बड़े हाइट के लिए। GH इज इक्वल टू G0 1 माइनस 2H बटा R, नकली फॉर्मूला फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, छोटे चेंज के लिए, छोटे चेंज के लिए, फॉर स्मॉल चेंज इन हाइट, मतलब छोटे हाइट के लिए, फॉर स्मॉल हाइट के लिए, फॉर स्मॉल एज के लिए। परसेंटेज चेंज इसी में निकालते हो तो परसेंटेज चेंज आता है -2H बटा R मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसी में सेंटर से R डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर, सारा पढ़े हुए क्या पूरा विजुअलाइज हो रहा है, हाँ। तो सेंटर से R डिस्टेंस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G0 R बटा कैपिटल R, दैट्स इट। सर ये तो नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था। अगर मैं अर्थ सरफेस लूं और ये अर्थ लूं, ये सेंटर है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, G0 स्मॉल r बाई कैपिटल। तभी तो इस स्मॉल r को अगर d के टर्म्स में तुम लिखना चाहो तो पूरा सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस होता है r, तो स्मॉल r को क्या लिख सकते हो, और कैपिटल R माइनस डी, हाँ तो यहाँ पुट कर दो। तो जी आर इज इक्वल टू G0 कैपिटल R, स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल R माइनस डी, कैपिटल R माइनस डी, कैपिटल R को नीचे ले जाओ। तो G एट डेप्थ D फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, G0 कैपिटल R को नीचे लाओगे 1 माइनस डी बाई आर, ये आ गया। अब इसका बहुत खास बात यह है कि इसका असली एंड नकली दोनों फॉर्मूला यही होता है, दोनों फॉर्मूला ये होता है डी डेप्थ पर। इसमें परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाओगे, परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा -d/r मल्टीप्लाई 100, ठीक है भाई। हाँ, अब यहां पे बात करते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, ठीक है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से, तो इसके इक्वेटोरियल लाइन से थीटा एंगल पे जाके यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हो, यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी लिख दो, इज इक्वल टू G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा हमने इक्वेटोरियल से एंगल लिया है। अगर मैं थीटा 0 रखूं, मतलब थीटा 90 रखूं एट पोल, तो पोल पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, तो G0 माइनस कॉस 90 क्या हो जाता है, 0। तो G एट पोल इज इक्वल टू G0, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन पोल। पोल पे थीटा की वैल्यू इक्वेटर से मेजर करें, पोल पे थीटा 90, कॉस 90 होता है 0। अब तुम इक्वेटर पे देखोगे तो इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सबसे ज्यादा फर्क एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कहां पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है। सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फर्क कहां पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है। सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फर्क कहां पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है। ऐसे देखो, मान लो हम अर्थ के शेप की वजह से देखें, किसकी वजह से देखें, अर्थ के शेप की वजह से देखें, अर्थ के शेप की वजह से अगर देखोगे तो देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा होता है, पोल का डिस्टेंस कम होता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होता है इक्वेटर के कंपेयर में, ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप, क्यों, ड्यू टू शेप। समझ में आया। एक और बात यहां पे समझिएगा कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले से देखो तो पोल पे G0 के बराबर है, इक्वेटर पे G0 से कम है, मतलब इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिवली पोल से कम होती है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर रोटेट करना बंद कर दे तो रोटेशन का इफेक्ट पोल पे पड़ नहीं रहा था। पूछेगा कि अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे कितना चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे कितना चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। इक्वेटर पे कितना चेंज होगा, चेंज होगा ओमेगा स्क्वायर आर के बाद। और अगर ओमेगा की वैल्यू, अर्थ की ओमेगा की वैल्यू रख दे तो रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे कितना परसेंट चेंज होता है, तो इक्वेटर पे जो परसेंटेज चेंज आता है ना 0.35%, इसीलिए तो हमें ये पता नहीं चलता 0.35%। अगर अर्थ घूम रहा है जिस ओमेगा से 17 गुना स्पीड बढ़ा दे तो हम अर्थ पे बैठे हुए हमारा इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा, हम यहाँ पे वेटलेसनेस फील करें। तो कितनी ओमेगा हो कि हम सर आधी वेट का महसूस करें, ये सवाल देख ले, मजा आ जाएगा। G बराबर
जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तुमसे पूछ रहा है कि अर्थ का ओमेगा बताओ, सो दैट वेट बिकम्स हाफ, सो दैट वेट बिकम्स हाफ। अरे भाई साहब, वेट हाफ होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मास हाफ हो जाएगा। वेट हाफ कैसे होता है? सर वेट हाफ होता है जी हाफ होने से, तो मास तो हाफ होगा नहीं, जी हाफ होने से तो जी को हाफ कर दो। तो जी इज इक्वल टू तुमको दिया है जी नॉट बाई टू इज इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को इधर ले आओ, जी नॉट बाई टू को उधर ले जाओ, तो जी माइनस जी नॉट बाई टू आ जाएगा जी नॉट बाई टू। ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर जी नॉट बाई टू आर इज योर आंसर। इतनी ओमेगा पे आदमी आधे वेट का खुद को महसूस करेगा। अब बताइए कितना टाइम लगा? 4-5 लेक्चर मैंने कितनी स्लाइड लिख दी? 24 स्लाइड लिख दी जो एक क्लास में लिखते हैं। 40 मिनट लगा। 40 मिनट में मैंने तुम्हें फोर्स के हर टाइप के सवाल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के हर टाइप के सवाल, उसके बाद मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हर टाइप के उसके केसेस। अब आते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कि किसी यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा आर विथ निगेटिव साइन इज इक्वल टू आई। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आई के टर्म्स में। आई और वी का डिफरेंशियल रिलेशन है, जिसमें ये जो डिफरेंशियल होता है इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे आर कैप लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये समझिए कि एफ इज इक्वल टू हमने पढ़ा है माइनस डी यू बाई डी आर, पढ़ा है, ये आर कैप होता है। हाँ सर होता है। एफ इज इक्वल टू होता है डी यू बाई डी आर इंटू आर कैप। क्या होता है? हाँ सर होता है। अब हम दोनों तरफ अगर मास से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई मास बोथ साइड, डिवाइडेड बाई मास बोथ साइड, दोनों तरफ हम मास से डिवाइड करते हैं। अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो फोर्स पर यूनिट मास क्या आई होता है? हाँ, तो ये आई बन जाएगा। इज इक्वल टू यू बटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास सारा क्लास में फील करा चुके हैं। अब यहां फील करोगे तो 15 मिनट इसी में लग जाएगा, समझो इस बात को। तो देखो यू बाई एम क्या हो जाएगा? वी। तो अगर डबा वी बटा डबा आर विथ निगेटिव साइन आर का, यही तो आएगा। तो तुम्हारा फोर्स बटा मास आई आ गया। देखो ये आई आ गया। तो ये रिलेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के बीच में। इसी को अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में लिखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है डबा वी बटा डबा एक्स, माइनस को बाहर रखते हैं, आई कैप, प्लस डबा वी बटा डबा वाई जे कैप, प्लस डबा वी बटा डबा जेड के कैप। यहां पे आप लिखेंगे y एंड z कांस्टेंट, यहां पे आप लिखेंगे x एंड z कांस्टेंट, समझ रहे हो? यहां पे आप लिखेंगे x एंड y कांस्टेंट, क्लियर बात समझ में आ रही है? हाँ सर ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। अच्छा इसी का उल्टा अगर dr को इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले जाओ, तो dv इज इक्वल टू होगा माइनस आई डॉट डी आर। देखो dr इधर माइनस भी है तो dv इज इक्वल टू माइनस आई डॉट डी आर। इसी को अगर तुम यहां से लिखो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी आर, तो यह आ जाएगा तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r1 से r2 तक आई डॉट डी आर। दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। बहुत आसान चीजें हैं ये, बहुत आसान चीजें। तो पोटेंशियल का 2 फॉर्मूला बताया मैंने। पोटेंशियल का एक बताया मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में, देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस आई डॉट डी आर R1 से R2। और एक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया मैंने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता है, वहां पे एक यूनिट मास से डिवाइड कर दो, वहां का पोटेंशियल पता चले। ये ऐसे समझो, किसी पॉइंट को तुम्हें पोटेंशियल पता है, ठीक है, तो m मास से मल्टीप्लाई कर दो तो m मास में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए। इसी पॉइंट का तुमको क्या पता है बेटा? पोटेंशियल पता है, तो m मास से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ना सिंपल होता है, ऐसे देखो डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा u बाई एम, ऐसे लिखते हैं। तो डेल्टा u बराबर क्या होगा? m डेल्टा v। अगर रेफरेंस की बात करें कि रेफरेंस कहीं पे हमने इन्फिनिटी पे 0 माना हुआ है, तो u बराबर m इंटू v लिख सकते हैं। हाँ, तो m क्या है? मास, और v क्या है? पोटेंशियल। तो किसी पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल पता है और वहां पे m मास को रख दो, ये क्या है? मास m को रख दो, तो ये u हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन m मास। अब इसका एप्लीकेशन देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास समझते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, तो पॉइंट मास का सबसे पहले पोटेंशियल समझोगे
m मास है, यहां से r डिस्टेंस में हमें पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल होगा माइनस gm/r। अब ये माइनस क्या बता रहा है पहले ये समझो। माइनस बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव होता है, इसलिए पोटेंशियल निगेटिव आता है। दूसरी बात, किसी यूनिट मास को अगर मैं इसके फील्ड में यूनिट मास को 1 kg मास को उठा के इंफिनिटी से यहां तक रखूं तो इसमें जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू इतनी आती है, इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो पोटेंशियल है पॉइंट मास का v इज इक्वल टू माइनस gm/r हमेशा सही नहीं, ये सही तब होगा जब हम इंफिनिटी से इसको ला रहे हैं, मतलब इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल 0 मानेंगे तब ये सही होगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मास, और ये स्केलर होता है सबसे पहली बात, स्केलर डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन फ्रेम, फ्रेम पे डिपेंड करता है, स्केलर होता है। अब मैं अगर m पॉइंट मास है और m पॉइंट मास है, यहां से r डिस्टेंस पर मिड पर कोई पॉइंट है, यहां से r डिस्टेंस पर मिड पर पॉइंट है, मैं पोटेंशियल लिखूं तो क्या इसका और इसका पोटेंशियल कैंसिल होगा? क्या इसका पोटेंशियल इसकी तरफ होता है? नहीं, पोटेंशियल स्केलर टर्म है। माइनस का मतलब यहां पे कम होना होता है, पोटेंशियल स्केलर है, माइनस का मतलब यहाँ पे कम ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल स्केलर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस gm/r माइनस gm/r इज इक्वल टू माइनस 2gm/r। बोलो सही है क्या? यहाँ पे पोटेंशियल जो हमने लिखा है वो सही है? हाँ। अब इसके कुछ वैरायटी के सवाल बनते हैं, जैसे ग्राफ बनाओ पोटेंशियल का, तो मॉड ऑफ पोटेंशियल और आर का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे हो जाएगा पॉइंट मास का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सवाल देखना, वो क्या सवाल, जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया, मास m मास m मास m मास m, इसके सेंटर पे फील्ड 0 होगा लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, पोटेंशियल होगा माइनस gm/, अगर साइड लेंथ l है तो यहां से डिस्टेंस होगा l/√2 मल्टीप्लाई 4। एक का जो पोटेंशियल होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो पोटेंशियल एक स्केलर है, सबका पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, सबका पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाएगा? ऐड। अब फटाफट देखते हैं रिंग का पोटेंशियल, फटाफट देखते हैं रिंग का पोटेंशियल। जैसे रिंग है, रिंग का रेडियस है r, अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, तो इसका पोटेंशियल होगा सिंपल माइनस gm/r² प्लस x² का पावर हाफ, दैट्स इट। अब ये किस लॉजिक से लिखा है? ये लॉजिक को पकड़ो, किस लॉजिक से लिखा है? मैं लॉजिक ये लिखा है कि यहां पर मास है, इस छोटे से टुकड़े का यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा, ये 90 डिग्री माने तो r और x, ये डिस्टेंस हो जाएगा r² प्लस x। अब इसके मास के हर पॉइंट से, हर पॉइंट से, मास के हर पॉइंट से, हर पॉइंट से, हर पॉइंट से, ये तो डिस्टेंस है, तो बस रिंग का पोटेंशियल आ गया। हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ये है तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, दैट्स इट, खत्म। पॉइंट मास। अब हाफ रिंग का पोटेंशियल अगर तुम लिखो तो मास मान लो हाफ रिंग का m है और डिस्टेंस r है, तो सेंटर पे पोटेंशियल होगा माइनस gm/r, दैट्स इट। सर आर्क का फिर मान ले थीटा एंगल का आर्क है, रेडियस r है, मास m है, इसका पोटेंशियल होगा gm/r, क्योंकि आर्क के हर पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना है r, तो m मास, मान लो कि यहाँ पे छोटा सा मास m1 माना, बोलो क्या होगा? gm/r, इसका भी देखो r, इसका भी डिस्टेंस r, इसका भी डिस्टेंस r, इसका भी डिस्टेंस r, इसका भी डिस्टेंस r, तो gm/r। पोटेंशियल का डायरेक्शन होता नहीं, ऐसा नहीं कि रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, पोटेंशियल स्केलर होता है। और सर मजा आ गई। अब देखो, अगर मैं हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल देखूं, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं, हॉलो स्फीयर की बात करूं, तो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर की बात करोगे, मान लो ये हॉलो स्फीयर है, इसका पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, इसका पोटेंशियल इसके सेंटर पे कितना होगा? तो सॉरी, पोटेंशियल, फील्ड नहीं, पोटेंशियल, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल होगा जितना इसके सरफेस पर होता है और जितना इसके अंदर में हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल होता है m मास को, यूनिट मास को लाने में वर्क, तो यूनिट मास को इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन इसके सरफेस तक जितना होगा, अंदर में एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं हो रहा है, तो जितना सरफेस तक हो गया उतना ही वर्क डन रहेगा, तो अंदर में तुम्हारा पोटेंशियल कहीं भी निकालो सरफेस के बराबर इतना है। मतलब अंदर में ये हॉलो स्फीयर एक इक्वी पोटेंशियल रीजन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है अंदर में? क्या क्रिएट करता है? इक्वी पोटेंशियल रीजन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इक्वी पोटेंशियल रीजन क्रिएट। तो बताइए पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी, माइनस gm/r, कोई खास बात नहीं, माइनस gm/r। क्या हो जाएगी सर? माइनस gm/r, दैट्स इट। सुनो, इसके सेंटर से कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पे बाहर निकालूंगा, तो बाहर में पोटेंशियल पूरे सेंटर के मास को पूरे स्फीयर के मास को सेंटर पे मास के मान के लिखोगे, तो आउटसाइड पोटेंशियल होगा तुम्हारा माइनस gm/s। तो बाहर में जब तक हो तो पोटेंशियल निकालने के लिए मास को सेंटर पे मानो, पॉइंट मास की तरफ उसका पोटेंशियल है, लेकिन सरफेस से लेकर अंदर तक सेम आएगा। तो अब इसका ग्राफ देखोगे तो पोटेंशियल मॉड ऑफ v वर्सेस r का ग्राफ देखोगे तो सरफेस से लेके सेंटर तक पोटेंशियल सेम आता है और बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फील्ड का अलग ग्राफ है, इसी का फील्ड का देखोगे डिस्टेंस के साथ, तो अंदर में फील्ड तुम्हारा होता है 0, सरफेस से बाहर की तरफ ये फील्ड बनता है। फील्ड और पोटेंशियल का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। क्लियर है? ये बात समझ में आता है? अब इसी में अगर हम सॉलिड स्फीयर का देखें,
तो सॉलिड स्फीयर में अंदर आई होता है तो एक्स्ट्रा वर्क अंदर जाने में सॉलिड स्फीयर का होगा। तो इसका पोटेंशियल सबसे पहले देखो, अगर मैं बाहर में कहीं देखो तो बाहर में तुम पोटेंशियल लिखने के लिए या फील्ड लिखने के लिए मासेस को उसके सेंटर पे मानते हो, तो पॉइंट मास का पोटेंशियल किसी आर डिस्टेंस पे माइनस जी एम बाई आर। हॉलो स्फीयर का बाहर में कहीं आर डिस्टेंस पे, सेंटर से बाहर में कहीं आर डिस्टेंस पे माइनस जी एम बाई आर। सॉलिड स्फीयर का क्या होगा? यह सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, लेकिन इसका पोटेंशियल होगा आउटसाइड रीजन में माइनस जी एम बाई स्मॉल। सरफेस पर क्या होगा? तो सरफेस पर इसका पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। अंदर में कहीं पोटेंशियल क्या होगा? यहां से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस। ये कहानी बहुत तगड़ी है। ये होगा माइनस जी एम इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 2r क्यूब। क्या मैंने सही लिखा है? अभी सही है या गलत है ये तो तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैं इस स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखूं तो सरफेस पर हूं। हाँ, तो इफ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तो मैं कहां पहुंच गया? सरफेस पे। तो पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर आना चाहिए। देखो सरफेस पर पोटेंशियल देखो, तो सरफेस पर जाके अगर तुम पोटेंशियल देखोगे तो माइनस जी कैपिटल है। अब चलो यहाँ पे स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखो, कैपिटल आर के बराबर रखो तो आर स्क्वायर और 3r स्क्वायर, तो क्या बनेगा? 2r स्क्वायर बटा नीचे क्या है? 2r क्यूब। नीचे 2r क्यूब ही तो है, 2r क्यूब। तो 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर से r क्यूब, तो r बचेगा। देखो सरफेस पर पोटेंशियल क्या आ गया? माइनस जी एम बाई आर। ये हमें पता था कि माइनस जी एम बाई आर है और हम अंदर वाला फॉर्मुला यूज करते हैं। अंदर वाला सरफेस तक कैसे लगा? अबे अंदर वाला फॉर्मुला सेंटर से लेकर सरफेस तक अंदर में तो वैलिड ही है। और इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है, तो सेंटर पर पोटेंशियल होता है माइनस 3 जी एम बाई 2r, सरफेस का 1.5 गुना। स्मॉल आर को 0 रखो, जैसे स्मॉल आर को 0 रखोगे देखो 3r स्क्वायर बाई 2r क्यूब, आर स्क्वायर से r क्यूब कटेगा, 3/2 आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं? अब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ अगर मॉड ऑफ v का बनाते हो तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसके सेंटर पे होता है और पोटेंशियल पहले पैराबोलिकली घटता है सरफेस तक और बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है। कौन से फॉर्मूले से? ये फॉर्मूला देखो तुम ध्यान से, देखो 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 देखो, लाला 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 लाला, बाहर में देखो ये लगेगा आउटसाइड रीजन में लगेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और अंदर में क्या लगेगा? ये मॉड ऑफ v बनाया था। और यहाँ पे तुम v का बनाओ, सिर्फ v देखो, v वर्सेस r का, तो माइनस साइन कंसीडर करोगे तो ये पैराबोला नीचे शुरू होगा, ऐसे जाएगा यहाँ तक और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बनता है तुम्हारा रीजन पैराबोला और ये बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये कैसे पता कर रहे हो? ये कैसे पता कर रहे हो सर? तो देखो ये कैसे पता कर, ये ऐसे पता कर रहा हूं कि जब मैं पोटेंशियल निकालने जा रहा हूं, देखो जब मैं पोटेंशियल निकालने जा रहा हूं तो सबसे पहले पोटेंशियल देखो कि बाहर में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और अंदर में देखो ऊपर में आर स्क्वायर, ये v माइनस ऑफ आर स्क्वायर, माइनस भी नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस ऑफ आर स्क्वायर, देखो इसलिए ऊपर की तरफ उठा है पैराबोला। देखो माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, तो v इन प्लस आर स्क्वायर पैराबोला और अंदर में रेक्टेंगुलर। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो गर्दा उड़ा दिलू मास्टर, एकदम झमाझम हो गया ये सब। तो बताओ बताओ झमाझम हो गया कि नहीं? तो पोटेंशियल पे मैंने तुमको क्या नहीं बताया? पॉइंट का पोटेंशियल बताया, स्फीयर का पोटेंशियल बताया, रिंग का पोटेंशियल बताया, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल बताया, सबका पोटेंशियल बता दिया। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो सबसे पहले बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। तो पॉइंट मास सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइंड होता है पेयर का, जोड़ों का डिफाइंड होता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है n इंटू n माइनस 1/2, जहां पे n है नंबर ऑफ पार्टिकल, n है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे उसी बात पे डिपेंड करेगा कि टर्म्स कितने बनेंगे। जैसे मान लो 2 ही पॉइंट मास है, 2 पॉइंट मास का एक टर्म बनेगा। देखो यहाँ पे 2 रख दो, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस 1 1 आएगा। 3 पॉइंट मास के कितने पेयर बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट गया 3। 4 के कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 5 के कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। तो अगर आपके सिस्टम में जितने नंबर ऑफ मासेज है उस पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म उसके कितने बनते जाएंगे। जैसे मैं यहां पे 2 मास लेता हूं m1 r डिस्टेंस पर, ये m2, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी देखो माइनस जी m1 m2 बाई आर। और ये पोटेंशियल से भी लिख सकते हो। कैसे? इसका पोटेंशियल बताओ यहां पे क्या होगा? सर इसका पोटेंशियल यहां पे होगा जी m1 बटा आर विथ नेगेटिव साइन। तो इसका पोटेंशियल हमने लिख दिया, पोटेंशियल मतलब 1 kg का मास। अब इसके m2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया। अब बता फील आया कि नहीं आया? सर ये तो फील आ गया, पूरा झक धक 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 से फील आ गया। तो ये पेयर का पोटेंशियल एनर्जी है, 2 मास का है, सिंपल ये। अगर 3 मास होता m1 m2 m3, ये है डिस्टेंस मान लो r और ये भी डिस्टेंस है r, डिस्टेंस r लेते हैं, तो इसके कितने टर्म होंगे? सबसे पहले जोड़ा बनाओ, तो इसका इसके साथ जोड़ा बनाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी m1 m2 बाई आर। इसका
जोड़ा बन गया, इसका इसके साथ बनाओ तो माइनस जी m2 का m3 के साथ m3 इंटू आर, फिर इसका इसके साथ बनाओ तो माइनस जी m1 m3 बटा आर, ये जोड़ा बन गया। सर जोड़ा बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, तो धक्का धक। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 मास रख दू, एम एम और एम, ए डिस्टेंस पे, बताओ इसके पोटेंशियल एनर्जी के टर्म कितने होंगे, -3 जी एम स्क्वायर बाई ए। पोटेंशियल में 2 मास आता है, m1 m2, 2 मास का पेयर का लिखते हैं, देखो बटा डिस्टेंस। अब ये सीधा डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका इसका जितना पोटेंशियल होगा इसका 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 सेम होगा। अब मैं स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दूं, तो स्क्वायर के कॉर्नर पे एम 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 इंटू एम, तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म कितने होंगे, इसका इसका हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई ए, निगेटिव साइन, 1 2 3 4, तो 4 टर्म इसके हो जाएंगे, डायगोनल वाले 2 टर्म होंगे, तो ये होगा तुम्हारा 2gm² बटा √2a, अगर a साइड लेंथ है तो। बताओ पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है। हाँ, अब देखो मान लो सॉलिड स्फीयर लिखा, अब मजा आएगा, ये सॉलिड स्फीयर लिखा, ठीक है सर, सॉलिड स्फीयर लिख लिया। इस सॉलिड स्फीयर के वजह से मुझे एस के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक m मास रखा है, इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट मास एंड सॉलिड स्फीयर के बीच में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। तो सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट मास के बीच में अगर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का यहां पे पोटेंशियल लिख दो, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा m इंटू पोटेंशियल, m बोलो सर, m तो m ही है, इसका पोटेंशियल पूरे मास को सेंटर पे मान के यहां पे लिखोगे तो ये आएगा तुम्हारा g कैपिटल M बटा सेंटर पे डिस्टेंस आर विथ नेगेटिव साइन, तो ये आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r, ये पोटेंशियल है। समझ में आया, जैसे ये रिंग है, इस रिंग का समझिएगा प्लीज, ये रिंग का मास m है और रेडियस r है, तो भाई साहब ये रेडियस r, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक मास रख दिया, इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अगर मैं एक m0 मास यहां रख दूं सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, अब मैं बोलूं कि सॉलिड स्फीयर और m0 में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो ये होगा -3 gm बाई 2r इंटू स्मॉल m0। तुम लॉजिक पकड़ रहे हो, कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं कि हम क्या करते हैं, अगर एक्सटेंडेड बॉडी सिस्टम है तो उसका पोटेंशियल लिख लेंगे और जिस मास को वहां पे रखे उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। सर धकाधक मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। अब यहां पर देखो अर्थ मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ मास सिस्टम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अगर अर्थ मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखता हूं, जैसे मैंने ये लिखा अर्थ, अब मान लो अर्थ के सरफेस पर कोई m0 मास रख दिया, इस पर पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा सर, जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r विथ नेगेटिव साइन। देखो अर्थ है, अर्थ के मास को क्या मैं सेंटर पे मान सकता हूं, हाँ सर, अर्थ के मास को आप सेंटर पे मान लो, इसका रेडियस r है, तो अर्थ का पूरा मास इसके सेंटर पे एक मास और दूसरा मास m0, तो 2 पेयर हो गए, खत्म। अब इसी को अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर में m0 को ले जाता हूं तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r प्लस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो क्या करोगे, U2 निकाल के U1 से डिवाइड कर दो। हाइट तुमको दिया होगा कि अर्थ के सरफेस से r हाइट पे ले गए, अर्थ के सरफेस r हाइट पे ले गए, तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, r रख दो, फिर इसको घटा लो, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी होता है, इसमें कोई खास बात नहीं। हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी होता है शॉर्टकट, mgh बटा 1 प्लस h बाई आर, डायरेक्ट ये याद रखोगे, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो ऐसे भी सवाल होते हैं। अब आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्वेश्चंस ऑन COME। क्या है बेटा, क्वेश्चंस ऑन COME। उससे पहले एक और क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन, उसके पहले एक और क्वेश्चन आता है भाई साहब 100% प्योर, ये थोड़ा बीच में छूट गया मेरा, कोई बात नहीं, इतना तो तुम समझते हो कि नॉन स्टॉप में बोले जा रहा हूं लगातार। अगर तुम भरोसा ना हो तो घड़ी का टाइम देखते चलना, भरोसा ना हो तो घड़ी का टाइम देखते चलना, रिकॉर्डेड लेक्चर में रुका नहीं हूं मैं अभी तक, 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूं। अब चल, इस पे सवाल आता है कि 3 मास है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोने पे रखे, तो सवाल तुमसे पूछेगा वर्क डन टू इंक्रीज साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, टू इंक्रीज साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल टू 2a, ए से 2a तक इसका साइज करना है। जैसे मान लो इसका साइज पहले a का था, ठीक है ना, a का था, अब इसका साइज 2a का करना है। तो इस तरह के सवाल कुछ बनते हैं,
क्या अप्रोच रहती है? क्या अप्रोच रहती है? अगर ऐसा सवाल पूछे तो क्या अप्रोच रहती है? सर बहुत सिंपल अप्रोच रहती है। आपको क्या करना है कि आपको लिखना है वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द। अब यहाँ पे सीधा वर्क पूछेगा तो हमेशा एक्सटर्नल का वर्क समझना। तो फाइनल वर्क आ जाएगा तुम्हारा, फाइनल सिस्टम का माइनस इनिशियल, फाइनल वर्क आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्क्वायर, क्योंकि मास आइडेंटिकल है, बटा डिस्टेंस ए, तो पहले फाइनल हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई 3। क्या इस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल दिखती? 3 पेयर, डिस्टेंस 2a, देखो माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी एम स्क्वायर बाई सिंपल a इंटू 3। ये आपका आंसर है। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल भी पूछते हैं। सर क्या पूछते हैं? ऐसे सवाल पूछते हैं कि मान लो 4 मास है, पहले से रखा हुआ है, 4 मास पहले से रखा हुआ है। अब किसी 5वें मास को, एम नॉट को इंफिनिटी से उठा के इसके सेंटर पे रखना है, तो बताओ कितना वर्क होगा। तो अब यहां पे दो तरह से सवाल बनते हैं कि वर्क पूछेगा ग्रेविटेशनल फील्ड ने कितना किया, या डायरेक्ट पूछेगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिखा है कि वर्क डन ग्रेविटी पूछ रहा है, तो हमेशा माइनस डेल्टा यू करोगे, माइनस बाहर रहेगा, यू एफ माइनस यू। लेकिन अगर तुमसे पूछा है कि सिंपल वर्क डन बताओ भाई साहब, सिंपल वर्क डन, तो सिंपल वर्क डन अगर पूछ रहा है, सिंपल वर्क डन पूछ रहा है, तो ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू। सर लिखेंगे कैसे? अब देखो मैं लिख के दिखाता हूं बहुत सुंदर तरीके से, सुनो। इनिशियली क्या एम नॉट यहां था? नहीं सर, एम नॉट नहीं था। अभी हम लाके रखें, अभी हम लाके रखें, तो हम छेड़ किसको रहे हैं, और जिसको छेड़ रहे हैं सिर्फ उसी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखें। ये पहले भी था, बाद में था, तो इसमें तो चेंज आया नहीं। चेंज किस में आ रहा है? सर इसमें। अब ये इंफिनिटी पे, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। सर ये तो सिस्टम में 4 मास है, हमें सिस्टम का देखना ही नहीं, सिस्टम में जिसको छेड़ रहे हैं उसका देखना है। मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में दिल बना देता है। सर ये घंटे 1 मिनट पे जोरदार बात समझ में, ये इसको मैं चेंज कर रहा हूं नहीं, तो जो वर्क डन होगा वो तो कुछ चेंज करने का आएगा ना, तो चेंज जिसका कर रहा हूं उसको लिखूं, जिसको भगा रहा हूं उसको लिखूंगा। एम नॉट इन्फिनिटी पे, हाँ बताओ क्या यहां पे इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं? नहीं। किसको चेंज करूं? एम नॉट को। एम नॉट का इनिशियल पोटेंशियल क्या हो? 0। फाइनल क्या होगा? फाइनल जब वो एम नॉट यहां आ जाए, जब एम नॉट यहां आ जाएगा तो एम नॉट में लिखूंगा, इसमें चेंज में नहीं लिखूंगा, क्योंकि एम नॉट में चेंज हुआ। तो इस एम नॉट का पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इस एम नॉट और यहां का पोटेंशियल। अब यहां का पोटेंशियल कितना रहा होगा? इस एम की वजह से, एम 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 चारों की वजह से, अच्छा वैसे सोचो, ये एम नॉट यहां है, ये डिस्टेंस कितनी है? L/√2। तो एम नॉट में जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से 4 बार आएगी। हाँ सर, -4 इंटू कितनी आएगी? जी एम एम नॉट बटा ये डिस्टेंस L/√2। अब तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो तुम्हारा 0 है, 0 कर दे, फाइनल पोटेंशियल ये। बोलो, मजा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पे जिसको छेड़ रहे हैं हम उसी का पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं बस। अब आओ क्वेश्चन ऑन सीओएमई, अब आओ क्वेश्चन ऑन सीओएमई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मान लो ये अर्थ है, असर है, अब ये अर्थ है, असर है, तो ये आप स्फेयर है, असर है। अब इस स्फेयर का मास m है, रेडियस r है, ठीक है भाई, मास m है, रेडियस। अब इसके सरफेस से x इज इक्वल टू, या डिस्टेंस r इज इक्वल टू 3r हाइट पे, मतलब इसके रेडियस के कंपेयर में 3r डिस्टेंस पे एक m नॉट मास को यहां से रखा और इसको रिलीज किया। अब बताओ ये भागते 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 आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कितने स्पीड से यहां पे टकराए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, बोला कि इसकी स्पीड वहां कितनी होगी, यहां कितनी होगी, ऐसे सवाल जब भी पूछे आप लगाएंगे सीओएमई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा इसमें क्यों नहीं पूछा? तो इसमें एनर्जी नहीं आ रही है, इसमें धीरे धीरे मास को उठा के यहां पे रखा है, इसमें धीरे धीरे साइड चेंज किया। तो ये सवाल थोड़े अलग तरह के होते हैं, ये सवाल थोड़े अलग तरह के होते हैं। और एक सवाल थोड़ा अलग तरह का होता है, किस तरह का होता है? इस तरह का होता है, सीओएमई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, फिर सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए इनिशियली, बराबर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताइए सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था? रिलीज किया तो 0, पोटेंशियल क्या था? तो इसका और इस सेंटर पर, इस स्फेयर के मास को तो इसके सेंटर पे मानेंगे ना। हाँ सर, तो सरफेस से तुमको डिस्टेंस दिया 3r, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए स्फेयर को उसके सेंटर पे मास मानोगे, बताओ क्या होगा? 3 और r 4r, तो माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बटा 4r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई सिस्टम का, बराबर ये एम नॉट मास के भाग भाग क्या है? ये तो फिक्स्ड है। हाँ सर, इस ये नहीं भाग रहा, तो सरफेस पर जब आए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, 12 m v स्क्वायर, एम नॉट वी स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सरफेस पर
सीधा सेंटर पे तो गया नहीं, सेंटर पे भी जाता तो पोटेंशियल एनर्जी होती, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पोटेंशियल होता है, हॉलो स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल होता है। तो बताओ जब एम नॉट यहां पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस माइनस हमेशा लिखना जी कैपिटल एम एम नॉट बटा आर। अब यहां से सॉल्व खत्म हो गया। अब इस पे सवाल ऐसा ही बनता है, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हाँ सर है सॉलिड स्फीयर है, दिख रहा है अच्छा सा दिख रहा है सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर को सेंटर से पास करते हुए एक टनल बना लिया, सेंटर से पास करता हुआ टनल बना लिया, और इसके टनल में एक एम नॉट मास को इसके सरफेस से रिलीज किया। जब ये इसके सेंटर पे आ जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। भाई इस तरह के हजारों सवाल लिख लो, स्पीड कितनी होगी, ऐसे कितनी होगी, वैसे कितनी होगी, तुमको लगाना है COMe। क्या होता है COMe? COMe होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का इनिशियल वैल्यू बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का फाइनल वैल्यू, ये लिखोगे। हाँ अब यहां पर देखो, जब इसको तूने यहां से रिलीज किया तो इसकी स्पीड क्या थी, जीरो, तो काइनेटिक क्या होगी, जीरो, पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर, अगर रेडियस आर है तो, अगर तेरा सरफेस का रेडियस आर है तो। बताओ पूरे सॉलिड स्फीयर का सेंटर पे मास मानोगे, फिर इसका इंटरेक्शन एनर्जी लिखोगे। जब वो सेंटर पर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कुछ हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, मान लो वी स्पीड से पहुंचा, और पोटेंशियल इस सेंटर पे होगा माइनस 3g कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट बाई 2r। बताओ कैसे, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल और पॉइंट मास पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आता तो काम ही हो गया, आप खत्म। अब यहां से भी निकाल दो। भाई अब सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, एम नॉट से एम नॉट से एम नॉट कट गया, एम मत काटना भाई, सॉल्व कर दो, क्योंकि बीच में सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर है, तो इस वाले टर्म को इधर लाओ। देखो 3/2 है, इधर आके क्या हो जाएगा 3/2 जी एम 3/2 आर जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 3/2 में से जी एम बाई आर घटाओ, जी एम बाई टू आर आ जाएगा। तो कितने भी सवाल ऐसे लिख लो। जैसे एक सवाल और बनता है, सॉलिड स्फीयर है, हाँ सर सॉलिड स्फीयर है, अब मैं एक इन्फिनिटी पर एक एमिनोस मास को रिलीज किया, और ये भागता हुआ है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा। अब इसके सरफेस पर कितनी स्पीड से टकराएगा, अगर सॉलिड स्फीयर का मास एम है, रेडियस आर है, मान लो ये अर्थ ही है, तो बताओ इसके सरफेस पर कितनी स्पीड से टकराएगा। भाई छेद के अंदर थोड़ी ना आएगा, सरफेस तक ही आएगा। बताओ कितनी स्पीड से टकराएगा। तो आप क्या करोगे, COMe, आप क्या करोगे COMe, बताओ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्यों, इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी से हो रहा है, काइनेटिक भी जीरो। जब सरफेस पे टकराया उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। भाई पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आप एक्सटेंडेड बॉडी का पोटेंशियल लिखो वहां उस पॉइंट पे, और मास से मल्टीप्लाई करो। जैसे इस सॉलिड स्फीयर का और एम मास जैसे यहां पे पहुंचा, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, इसका पोटेंशियल यहां पे लिखो और एम नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक चमक गया क्या, हाँ सर। अब क्या करो, इसको एम नॉट था, इसको इधर ले आओ, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, एम नॉट से एम नॉट कट गया, टू इधर जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर, तो वी इज इक्वल टू आ गया, अच्छा 2 GM बाई आर, टू भी उधर जाएगा 2 GM बाई आर, तो ये आ गया 2 GM बाई आर। इसको ध्यान से देखोगे तो ये स्केप वेलोसिटी जैसा दिख रहा है क्या, हाँ सर, स्केप वेलोसिटी इसी का तो उल्टा फेनोमेना है। सर उल्टा फेनोमेना कैसे, जब मैंने इन्फिनिटी से छोड़ा तो भागते 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 आके सरफेस पर टकराया। तो अब बताओ मैं सरफेस से कितनी स्पीड दूं ताकि वो इन्फिनिटी पहुंच जाए। जब जितनी स्पीड से टकराया है एनर्जी कंजर्व होता है, उतनी स्पीड वापस दोगे इन्फिनिटी पे चला जाएगा। कितना, √2 GM। एक्चुअल में यही स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी क्या दिल जिगर गुदरा और अटोरा अरोटा में समा गया कि नहीं समा गया, कि मान लो ये अर्थ है, सर अर्थ है, अब इस अर्थ के सरफेस से एम नॉट मास को मैं कितनी स्पीड दूं कि इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, कि ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। बताओ स्केप वेलोसिटी होता है √2 GM बाई आर। कैसे निकलेगा, यूजिंग COMe, जैसे पहले निकला था उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करके निकाल दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करके निकाल दो। वी एस्केप इज इक्वल टू √2 GM बाई आर, √2 GM बाई आर, खत्म। अब यहां पे मास को चेंज करोगे तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 G बाई आर। मास का फॉर्मूला तुम लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो ये आर से आर क्यू कटेगा तो ये बचेगा आर स्क्वायर। हाँ, तो एस्केप वेलोसिटी आ गया √4 दूना 8 G पाई रो आर स्क्वायर बाई 3। ये आर स्क्वायर तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा आर √8/3 G पाई रो आर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बन गया है। सबसे पहली बात, दो तीन बातें समझिएगा। एस्केप वेलोसिटी
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। हाँ सर, नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी जिस ऑब्जेक्ट को फेंका उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, जहां से फेंका है उसके प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है, प्लेनेट के मास पे डिपेंड। हाँ सर, समझ आ गया। अब एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बड़े ध्यान से और फोकस से आप देखें, बड़े ध्यान से और फोकस से देखें क्या आ रहा है। आर रूट अंडर 8/3 जी पाई रो आर, ये एस्केप वेलोसिटी का आपका भरा हुआ सुंदर सा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। अब बताइए, एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर होगा या एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? देखिए ना, इस फॉर्मूले में एस्केप वेलोसिटी नीचे है और इस फॉर्मूले में एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली मल्टीप्लाई आर, क्या होगा? आप बोलेंगे कि सर अगर मास ऑफ प्लेनेट कांस्टेंट है तो मास कर्क फिक्स रख के मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो वहां से एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। और अगर मैं प्लेनेट की डेंसिटी कांस्टेंट रखूं तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा इन नंबर ऑफ सवाल होते हैं। डेंसिटी कांस्टेंट है दो प्लेनेट का, डेंसिटी सेम है दो प्लेनेट का, रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो एस्केप वेलोसिटी का रेशियो बताओ 1:2। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे नहीं लिख सकते तुम एस्केप वेलोसिटी पहले प्लेनेट से, एस्केप वेलोसिटी दूसरे प्लेनेट से रेडियस के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ सर, रेडियस के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा देखो, अगर मास कांस्टेंट है, रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो मास कांस्टेंट है तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां से देखोगे तो v1/v2 रूट अंडर r2/r1, तो √2:1 आ जाएगा अगर 1:2 रेडियस है। बताओ, अब इसके बहुत सारे वैरायटी बनते हैं कि मैं एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से h हाइट से फेंक रहा हूं तो एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए? धत्तेरी, एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा √2gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। वहां पहले r था, यहाँ पे r प्लस h हो जाएगा। अब अर्थ के सेंटर से मैं एस्केप वेलोसिटी दे रहा हूं तो अर्थ के सेंटर से दे ले, सीओ में कर लेना। अर्थ के सेंटर से m नॉट मास को फेंका तो बताओ इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी? तो अर्थ के सेंटर पे इसकी पोटेंशियल बोल 3g कैपिटल M नॉट बाई 2r, अर्थ के सेंटर पोटेंशियल, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इन्फिनिटी पे पहुंचा तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो, तो इसको सीधा लिख देना। इसको उधर ले गया तो प्लस हाफ m0v², 2 से 2 कट जाएगा, m0 से m0 कट गया तो v इज इक्वल टू आ गया √3g कैपिटल m/r। वाह, बड़ा सुंदर आ गया। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना क्योंकि कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे समझा दिया। फिर तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देखो, इफ एस्केप वेलोसिटी ve इज ग्रेटर देन, सॉरी, गिवन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। अगर मैंने वेलोसिटी ज्यादा दे दिया एस्केप वेलोसिटी से तो क्या होगा? सर इन्फिनिटी पे जाएगा। अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी दिया तो इन्फिनिटी पे जाएगा। हम तो उतनी ही वेलोसिटी दे रहे हैं जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी देने के बाद जो ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है? जीरो। तभी तो तुम वहां पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर फाइनल एनर्जी जीरो लिख रहे हो और तुम कह रहे हो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। तो सम ऑफ एनर्जी कंजर्व है, ये तो तभी पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है। देखो यहां पर देखो, तुमने क्या लिखा था? यहाँ पे देखो, यहाँ पर इन्फिनिटी से मैंने रिलीज किया तो इन्फिनिटी में एनर्जी कितनी है? 0 × 0। और जब पहुंचा तो ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल, तो पूरा तुम्हारा जो आते 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 जो पोटेंशियल घटा है वो पूरा काइनेटिक में बदला है। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे तुम ये जब लिख रहे हो तो तुमने यही तो लिखा है कि यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब हर जगह एनर्जी कंजर्व है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का सम है वो जीरो है, तो हर जगह एनर्जी का सम जीरो है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम एस्केप वेलोसिटी के बराबर एनर्जी देते हो, अगर सॉरी वेलोसिटी देते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी देते हो तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, अब आओ इधर देखो, मैंने अगर केस 1 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने गिवन वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा दी है तो इंटरस्टेलर स्पीड उसमें हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाकर वो चल रहा होगा और उसकी स्पीड होगी रूट अंडर गिवन का होल स्क्वायर माइनस एस्केप का होल स्क्वायर। और ये नीट 2026 में मुझे लगता है कि दोनों केस में से एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तुमसे बोलेगा कि एस्केप के डबल वेलोसिटी दी मैंने, तो अगर एस्केप के डबल वेलोसिटी दी तो इन्फिनिटी पे जो इसकी स्पीड होगी एस्केप का डबल गिवन दिया तो 2 टाइम्स ऑफ वी का होल स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 में से एक गया 3v का होल स्क्वायर, मतलब v एट इन्फिनिटी बराबर होगा √3 टाइम्स ऑफ v। अब दूसरा कि इफ गिवन वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, अगर गिवन वेलोसिटी मैंने एस्केप से कम दिया तो क्या होगा? तो अगर गिवन वेलोसिटी मेरा एस्केप से कम है तो किसी हाइट पर जाके वापस आ जाएगा, उस हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू r बटा v एस्केप बटा v गिवन का होल स्क्वायर -1। सर ये तो याद रहता है, लेकिन कभी कभी हम v गिवन ऊपर लिख लेते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ज्यादा है उसको ऊपर लिखोगे, कम को नीचे लिखोगे, तभी ये पॉजिटिव आएगा।
तभी एक से बड़ा आएगा, एक से बड़े से एक से घटाओ तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। याद रखो वी गिव स्केप बटा वी गिवन, स्केप ज्यादा है तो वी स्केप बटा वी गिवन का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर मैंने स्केप के बराबर दिया, गिवन स्केप के बराबर दिया, गिवन स्केप के बराबर, तो कट के क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 1/0 इज इन्फिनिटी। और बाकी तुम इसको निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड। अगर मैंने मान लो वेलोसिटी दी v बराबर रूट अंडर, देखो स्केप वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है रूट अंडर 2gm/r स्केप वेलोसिटी। अगर मैं सिर्फ gm/r दिया तो क्या होगा सर, वो तो नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो कहां से आएगा, सीओ में लगा लो। जितना तुमने स्पीड दिया है, स्पीड प्लस पोटेंशियल एनर्जी जहां पे फेंक रहे हो वहां पर अर्थ के सरफेस पर, और मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक जीरो हो जाएगा, वहां पे पोटेंशियल लिख दो, सीओएमई से निकाल सकते हो तुम। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आप कंसेप्ट समझिए, आप सीओएमई से इसको निकाल सकते हैं, इसको सीएमई से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा है सैटेलाइट मोशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो सैटेलाइट मोशन जैसे हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम सैटेलाइट मोशन पढ़ते हैं इसका सर्कुलर पाथ का। जब कुछ न लिखा हो तो ऑन सर्कुलर पाथ ही हम मानते हैं। क्या मानते हैं, ऑन सर्कुलर। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लैनेट है, ये आपका प्लैनेट है, प्लैनेट की सारी बातें इसमें लिखी हुई है कि प्लैनेट का मास है m, प्लैनेट की रेडियस r, प्लैनेट के सरफेस से h डिस्टेंस पर हम यहाँ पे एक m0 मास के सैटेलाइट को v स्पीड से ऑर्बिटल स्पीड से घुमा रहे हैं। सबसे पहली बात, प्लैनेट जो इस पे फोर्स लगाएगा वो h पर डिपेंड करेगा, कैपिटल R पे डिपेंड करेगा, कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगी स्मॉल r पे डिपेंड, सर वो स्मॉल r पे डिपेंड। क्या हम स्मॉल r को हमेशा हमेशा के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं h प्लस r, हाँ। तो जहां मैं स्मॉल r लिखूं तू समझना h प्लस r लिख रहे हैं, बात खत्म। अब देखो इस m0 को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो चाहिए mv²/r, यस और नो। और ये फोर्स कौन देगा, दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, g कैपिटल M स्मॉल m, देखो स्मॉल m0 बटा, सबसे पहले गलती कर दी, यहाँ पे स्मॉल r लिखेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा, तो प्लैनेट के सेंटर के अबाउट चल रहा होगा, तो प्लैनेट के सेंटर के अबाउट चलेगा तो ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तेरा r²। यहां से तुम कैंसिल करोगे, r से r² कैंसिल करोगे, r बचेगा, m0 से m0 कैंसिल करोगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रहा है रूट अंडर gm बटा r। देखो आगे ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत खत्म, और तुम r को हमेशा समझो h प्लस r, स्मॉल r क्या h प्लस r। तो अगर तुम इसके टर्म्स में लिखोगे तो रूट अंडर gm h प्लस r। बताओ समझ में आ रहा है क्या बात, अच्छा समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात समझो, अगर यही से इसको मैं एस्केप कराना चाहूं तो इसी h हाइट से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसी h हाइट से एस्केप वेलोसिटी देखोगे तो रूट अंडर 2gm बाई स्मॉल r, या ऐसे लिख सकता हूं 2gm बटा r प्लस h, निकाल के देख लो, यही तुमको भी बताया। हाँ सर यही बताया। तो जिस पॉइंट पर तुम मास को रख रहे हो वहीं पर उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी उसी सर्कुलर पाथ में, और वहीं से एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन अगर देखा जाए तो देखो एस्केप वेलोसिटी तुम्हारा वहां पे आता है रूट अंडर 2gm बाई स्मॉल r। 2 को छोड़ दिया जाए, 2 को छोड़ दिया जाए, रूट 2 रहने दिया जाए, बाकी तुम्हारा रूट gm/r को हम v0 बोल सकते हैं। हाँ, तो एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल, मतलब तुम कह सकते हो v escape इज 41 रूट 2 को कह सकते हो 1.41 ऑफ v0, मतलब ve इज इक्वल टू 141% ऑफ v0। हेंस हेंस escape velocity is 41% greater than ऑर्बिटल स्पीड। अगर ऑर्बिटल स्पीड को मैं 41% बढ़ा दूं तो वो स्केप कर जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड को 41% बढ़ा दूं तो क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। अब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ना हम ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r बराबर g कैपिटल M m0 बटा r, ये फॉर्मूला, ये स्पीड निकालो तो mv² गया। और अगर अच्छा m0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर फोर्स लिख रहे हैं, तो m ओमेगा स्क्वायर r g m m0 बाई r²। देखो सबसे पहले m0 से m0 कटेगा, ये r को यहां ले आओ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा gm बटा r क्यूब। ओमेगा को हम लिख सकते हैं रूट अंडर gm बटा r क्यूब, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर r क्यूब बटा। अब देखो यहीं पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं बताऊं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या g0 लिख सकते हो, gh लिख सकते हो, g0 r स्क्वायर बटा स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r ही तुम्हारा r प्लस h है। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में लिखो, या छोड़ो ना तुम्हारा ये आ गया, इतना देखने की कहां जरूरत है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसी रिलेशन से देखूं
ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी स्क्वायर, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बटा आर क्यूब। अब यहां से देखो टी स्क्वायर उल्टा कर दो तो टी स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब बटा जी एम। इसको यहां ले जाओ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बटा जी एम इंटू आर क्यूब। ये केपलर कांस्टेंट हो गया, मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बात खत्म, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। अब फटाफट इसकी एनर्जी एनालिसिस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होता है, सॉरी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो बताओ यहाँ पे घूमने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी सारे प्लेनेट के मास को सेंटर मानेंगे और स्मॉल आर डिस्टेंस भी ये है, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बटा स्मॉल आर, दैट्स इट, खत्म। सर आपने आर प्लस एच लिखा था, तो स्मॉल आर तो कैपिटल आर प्लस एच कभी भी लिख सकते हो। हाँ सर ये तो कभी भी लिख सकते हो, हो गया ना गुरु, हो गया ना, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हाँ तो वही पोटेंशियल एनर्जी, बड़ा सुंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है। अब सुनो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, तो माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बटा 2 आर, ये तुम्हारा काइनेटिक। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहता है हमेशा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बटा 2 आर है। सिंपल सी बात है कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहता है और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा होता है। अगर किसी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा जाए तो 1:2 आएगा, दोनों निगेटिव रहता है। ग्राफ अगर तुमसे बनाया जाए, आर के टर्म्स में ग्राफ बनाया जाए, तो ग्राफ देखो काइनेटिक एनर्जी ऊपर बनेगा, बीच में ये बनेगा, ये बनेगा, ये तुम्हारा है पोटेंशियल एनर्जी, ये है तुम्हारा टोटल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है, अगर तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखा जाए तो ये होता है 1:-2। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का डबल रहता है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल रहता है ना, बोलो डबल रहता है कि नहीं? और काइनेटिक और टोटल एनर्जी का वैल्यू बराबर रहता है। अगर मैं तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो पूछूं तो 1:-1 है। बोलो क्यों? काइनेटिक पॉजिटिव, टोटल निगेटिव, बराबर मैग्नीट्यूड रहता है। काइनेटिक और टोटल का सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, काइनेटिक एंड टोटल का, काइनेटिक एंड टोटल का वैल्यू बराबर, साइन अलग, और पोटेंशियल का आधा, सिंपल। ये तो कह रहा हूं, काइनेटिक एंड टोटल का, काइनेटिक पॉजिटिव टोटल निगेटिव दोनों का वैल्यू बराबर, पोटेंशियल का। ये बात तुम समझ गए तो बताओ कहां दिक्कत है? अब अगर मान लो कि कोई एक ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है सर घूम रहा है, अगर इसका ऑर्बिट मैं नीचे से ऊपर में चेंज करूं सैटेलाइट, तो जैसे से ऊपर जाएगा क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो देखो इन अ फिक्स ऑर्बिट की अगर बात करूं, इन फिक्स्ड ऑर्बिट, अगर मैं फिक्स्ड ऑर्बिट की बात करूं कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अगर वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। क्यों रहेगी कंजर्व? अरे भाई फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, सेमी ऑर्बिट में घूम 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 घूमता जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, ऑर्बिटल स्पीड कांस्टेंट। हाँ सर ऑर्बिटल स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी सर ऑर्बिट फिक्स है कांस्टेंट, क्योंकि ऑर्बिट कैसा है सर? ऑर्बिट कैसा है? सर्कुलर। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, सेंटर से फोर्स पास कर रहा होगा, टॉर्क जीरो लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर, पोटेंशियल का आधा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका आधा कर दिया टोटल। फिक्स ऑर्बिट में ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में ये चीजें कांस्टेंट है। अगर मैं ऑर्बिट शिफ्ट करता हूं, अगर मैं ऑर्बिट शिफ्ट करता हूं, ये प्लेनेट है, अगर मैं ऑर्बिट शिफ्ट करता हूं, क्या करता हूं, एम नॉट मास का कोई सैटेलाइट है, इसका ऑर्बिट शिफ्ट करके मैं यहां ले आया, अगर मैं ऑर्बिट शिफ्ट करता हूं ऊपर की तरफ ले गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ सर ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है रूट अंडर जी एम बाई आर, तो रेडियस तुम्हारा बढ़ गया ना, तो स्पीड घट गया तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। सर अगर पोटेंशियल बढ़ गया काइनेटिक एनर्जी घट गया तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा? नहीं, टोटल एनर्जी ही बढ़ेगा। बस ये तो कंजर्व ही नहीं किया, तो कहा मैं कहां करूंगी टोटल एनर्जी कंजर्व होगा? नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट अपर शिफ्ट कर रहे हैं ना, ऑर्बिट इज शिफ्टिंग, ऑर्बिट इज शिफ्टिंग, ऑर्बिट शिफ्ट कर रहे हैं। मान लो कि प्लेनेट से पहले r1 रेडियस में घूम रहा था, बाद में r2 रेडियस में घूम, ऑर्बिट शिफ्ट किया तो टोटल एनर्जी थोड़ी ना कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी थोड़ी ना कंजर्व होगी। हाँ सर टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, तो क्या टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी? हाँ, क्या होगी? बढ़ेगी। सर बढ़ेगी तो अपने आप तो शिफ्ट नहीं होगा, अपने आप टोटल एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी? तो हमें देना पड़ेगा। हाँ तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो यहां से ये भी सवाल नीट का पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि टोटल एनर्जी गिवन कितना होता है। टोटल एनर्जी गिवन होता है टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। टोटल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r2 विथ नेगेटिव साइन, माइनस फॉर्मूले का, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2r1। तो यहां से जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 बाहर निकल जाएगा, जी कैपिटल स्मॉल एम बाई 2, जी कैपिटल स्मॉल एम बाई 2 ये बाहर निकल गया। तो यहां से माइनस माइनस प्लस 1/r1 माइनस 1/r2, और यही आंसर है नीट का पूछा हुआ सवाल। तो सर्कुलर पाथ में मैंने तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी बताई, ऑर्बिटल एस्केप का रिलेशन बताया, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बताई, फिक्स ऑर्बिट में क्या होता है वो बताया, और ऑर्बिट चेंज करेंगे तो क्या होगा वो बताया। अब क्या चाहिए, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट बता दो। तो अब मैं बात करता हूं इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा मान लो ये सेट प्लैनेट है, तो प्लैनेट तो भाई सब फिक्स रहेगा, इसकी मास m है और सेंटर से इसकी रेडियस है कुछ। अब मान लो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट चल रहा सैटेलाइट चल रहा है इलिप्टिकल। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ये इलिप्टिकल पाथ में चलेगा तो इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। सर क्यों नहीं रहेगा स्पीड कांस्टेंट, क्योंकि सेंटर से इसकी डिस्टेंस मान लो ये r मैक्सिमम है, अभी ज्यादा डिस्टेंस पर, फिर कहीं r मिनिमम पे आएगा। हाँ सर वो केपलर्स लॉ बता रहे हो, नहीं केपलर्स लॉ नहीं पहुंच रहा हो, तो सिंपल मोशन बता रहा हूं। अच्छा अच्छा ठीक है सर, मोशन बता रहे हो तो बताओ। तो जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा तो इसकी स्पीड मिनिमम होगी, और जब ये मिनिमम डिस्टेंस पर होगा तो स्पीड मैक्स। सर ये केपलर से ही तो आता है। अरे भाई साहब मैं केपलर नहीं बता रहा, मैं तो बता रहा हूं ऑर्बिटल जो मोशन है सेटेलाइट का, वो ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाए तो क्या होगा। अच्छा 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 ठीक है सर, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या हो जाए तो क्या होगा वो बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो सर। तो क्या यहां पे इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, नहीं, डिस्टेंस बदल रहा है तो स्पीड बदलेगा। अच्छा अच्छा, अगर यहां से और यहां का स्पीड का रेशियो पूछे तो क्या हम ये लगा सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था रूट अंडर जी एम बटा आर, क्या ये लगा सकते हैं, ये नहीं लगा, नॉट वैलिड है। अब तुम रीजन कमेंट करके बताओ क्यों नहीं है। तो मैंने तुम्हें ये एमआर स्कैन करके दिखाया था केपलर से, हाँ तभी तुम केपलर केपलर रट रहे सर, केपलर्स में तुम्हें एमआर स्कैन करके दिखाया था, क्या दिखाया था याद करो। देखो ये सबसे पहले तो वैलिड फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट, वैलिड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। और अगर तुम रेडियस और इसमें रिलेशन निकालोगे तो अलग अलग रेडियस में अलग अलग ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, रूट अंडर R2 ऊपर आ जाएगा, आर और एन, ये दो डिफरेंट रेडियस के लिए और टू डिफरेंट ऑर्बिट के लिए, करेक्ट ऑर्बिट के लिए, ये दो डिफरेंट ऑर्बिट के लिए, एक ऑर्बिट में नहीं है ये। और सर देखिए जैसे सवाल पूछते हैं कि मान लो कि एक सैटेलाइट आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर रेडियस ऑर्बिट डबल कर दिया, मतलब एक सैटेलाइट आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर रेडियस को डबल कर दिया, सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस को डबल कर दिया तो स्पीड बताओ, ये लगाओगे, ये तो एक ही ऑर्बिट है और यहां पे डिस्टेंस अलग, यहां पे डिस्टेंस अलग है। अच्छा है, तो सवाल ही अलग है गुरुजी। हाँ तो यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे हम बोलेंगे कि जब ये घूम रहा है तो इसका एक ही चीज सॉरी दो चीज कंजर्व होता है इलेक्ट्रिकल पाथ पे, दो इंपॉर्टेंट चीज समझना, टॉर्क तो जीरो रहेगा हमेशा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, और दूसरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। और दो रामबान चीजें तुम्हें पता चल गई तो तुम सारा सवाल कर दोगे। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो तुम लिखोगे मास m नॉट, और इसकी स्पीड मान लो यहां पे मैंने माना था, चलो v1 बोल देते, v1 इंटू आर मैक्सिमम, v1 इंटू आर मैक्सिमम बराबर, ये स्पीड हम बोल देते हैं v2, तो m v2 इंटू आर मिनिमम, ये डिस्टेंस हो गया, यहां से m नॉट से m नॉट कट जाएगा, ये रिलेशन हो गया। तो यहां से कह सकते हो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये एक ही एक एक इलिप्टिकल पाथ के लिए ये अलग अलग रेडियस में होगा तब। हाँ सर समझ आ गया। अच्छा इसकी टोटल एनर्जी कितनी लिखोगे, तो टोटल एनर्जी इसकी होगी माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बटा 2 टाइम्स ऑफ, इसका रेडियस होगा आर मैक्स प्लस आर मिनिमम बाई 2, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डायमीटर बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बटा आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, इसका रेडियस। ये टोटल एनर्जी है इलिप्टिकल पाथ, डायमीटर का आधा रेडियस, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे लिखे, 2 कहां से आया सर ये, टोटल एनर्जी हमने लिखा है पोटेंशियल का आधा, और पोटेंशियल होता है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई 2, रेडियस 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 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा रेडियस, ये होता है तुम्हारा क्या पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा, इसका जस्ट आधा,
रेडियस कैसे लिखोगे? तो रेडियस हमने एवरेज लिखा है, टोटल डिस्टेंस का आधा मीन रेडियस। क्लियर? हाँ सर। तो ये तुम्हारी इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ में स्पीड बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होगा, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इसी पे एक सवाल बनता है, हालांकि नीट के इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन तुमको पता है तो अच्छी बात है। अगर मान लो गिवन वेलोसिटी मैंने परपेंडिकुलर ऑर्बिटल के बराबर दिया है, इसका तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव होगा और पाथ सर्कुलर क्लोज ऑर्बिट होगा। याद है ये? अगर मैंने गिवन वेलोसिटी ऑर्बिटल से कम दिया है तो पाथ तुम्हारा क्लोज तो होगा और ये इलिप्टिकल पाथ होगा, उस सर्कुलर ऑर्बिट से छोटा इलिप्टिकल पाथ में। और अगर मैंने गिवन वेलोसिटी ऑर्बिटल से बहुत कम दिया है तो ये पाथ तुम्हारा हो जाता है पैराबोलिक और ओपन। ओपन मतलब ये कंप्लीट नहीं करेगा, नो क्लोज पाथ, मतलब ये पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर ऑर्बिटल के बराबर तुम टेंजेंशियल वेलोसिटी देते हो तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ऑर्बिटल से थोड़ा कम देते हो तो इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, और बहुत कम देते हो तो पैराबोलिक पाथ में घूमेगा। अगर तुम गिवन वेलोसिटी ऑर्बिटल से ज्यादा देते हो तो इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी अभी भी निगेटिव रहेगा और ये इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। अगर गिवन वेलोसिटी एस्केप से कम, ऑर्बिटल से ज्यादा थी लेकिन एस्केप से कम है, अगर तुम गिवन वेलोसिटी एस्केप के बराबर दोगे तो ये भी पाथ तुम्हारा पैराबोलिक होगा, और अगर गिवन वेलोसिटी एस्केप से बड़ा है तो हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, बताओ ये क्लास में कराया हुआ था ये चीजें सारी? हाँ सर, ये आपने बताया था। नेक्स्ट अब आते हैं केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ की कोई खास बात तो है नहीं, केप्लर्स लॉ की कोई खास बात तो है नहीं। सबसे पहली बात है कि ऑल प्लैनेट, ये प्लैनेट के लिए होता है। केप्लर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, क्या होता है? प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ फॉर द प्लैनेट, ऑल प्लैनेट, all planet all planet all planet moves on elliptical path around sun। ये किसके लिए? प्लेनेट के लिए। all planet moves on elliptical path around sun where sun is at one of its foci। सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो सन कहां पे होगा? इसके एक फोकस पे। ये हो गया तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस और ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस। सन इसके फोकस पे होता है और ये इलिप्टिकल पाथ में चलता है। यहां पे आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम जो होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बोल सकते हैं। अगर इसका सेमी मेजर डायमीटर मैंने ए बोल दिया तो, सेमी मेजर डायमीटर ए बोल दिया तो यहाँ पे आर मैक्सिमम बटा आर मिनिमम का जो रेशियो होता है वो होता है ए इंटू 1 ई प्लस 1 नहीं 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई। तो ए से ए कट जाएगा। आर मैक्सिमम जहां पे ई होता है इसेंट्रिसिटी, आर मिनिमम ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई। एक्चुअल में आर मैक्सिमम की वैल्यू होता है ए इंटू, आर मैक्सिमम की वैल्यू होता है ए इंटू 1 प्लस ई और आर मिनिमम की वैल्यू होता है ए इंटू 1 माइनस ई। सर ये हमको कैसे याद रहेगा? तुमको ऐसे याद रहेगा, तुमको ऐसे याद रहेगा, मैं बताता हूं ऐसे याद रहेगा कि तुम ये समझो कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं सेमी मेजर डायमीटर 2 आना चाहिए। हाँ सर, दोनों को जोड़ो जरा, जोड़ो। ए इंटू 1 प्लस ई, ए इंटू 1 माइनस ए बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस ई 1 माइनस ई से ई कट गया और 1 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, तो 2 ए आ गया। तो रेशियो अच्छा ज्यादा है इसलिए मैक्सिमम आ गया। ऑल प्लेन मूव एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये तुम्हारी कहानी हो गई, बात खत्म। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं इसको। ये पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सिंपल है, बस खत्म। जहां पे इसको बोलते हैं पास वाले को पेरेजी, पेरेजी और दूर वाले को एपेजी। तो ये हो गया पेरेजी, पेरेजी और ये हो गया एपेजी, ये हो गया पेरेजी, ये हो गया एपेजी। बताओ हाँ कि ना? असर आसान है। दूसरा है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, सॉरी लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि जब भी कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड चलता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। मतलब एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी क्या रहता है? कांस्टेंट। और यही एरियल वेलोसिटी आ जाता है एल बाई टू एम, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं जैसे ये है एम वी आर बराबर कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक बात है, एंगुलर मोमेंटम में आप देखोगे ध्यान से तो हर जगह इलिप्टिकल पाथ में, जैसे मैं इलिप्ट बनाऊं, एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी जरूरी है,
यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी जरूरी है, जैसे मान लो मैंने इलिप्टिकल पाथ बनाया और यहाँ पे सन को रखा, यहाँ पे सन को रखा, ठीक है, हमने यहाँ पे सन को रख दिया, ये डिस्टेंस है तुम्हारा मैक्सिमम। किसका डिस्टेंस है ये? एपोजी का। अब एपोजी की स्पेलिंग गलत होगी तो कोई बात नहीं, ये पेरेजी, पास फॉर पेरेजी और दूर फॉर एपोजी, ऐसे मैंने याद किया होगा, और ये मिनिमम। तुम देखोगे तो यहां पर जरूर तुम्हारा वेलोसिटी मान लो v1 है और ये मान लो v2 है, ये r के परपेंडिकुलर है। एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है m v क्रॉस r परपेंडिकुलर बराबर कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि v और r का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, v और r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैं तुमसे यहाँ पे एक गलती करा सकता हूं कि मैं बोल दूं कि चलो ये है डिस्टेंस r, मैंने कुछ बोल दिया, और यहाँ पे स्पीड है v, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि v1 इंटू आर मैक्सिमम बराबर ये v इंटू आर? रॉन्ग। बताओ, क्लास में भी ये समझाया था, नहीं समझाया था तो इसको समझ, ये परपेंडिकुलर नहीं बताया था, मुझे याद है, परपेंडिकुलर ही होता है। हाँ, यहां पे तो एक्जैक्टली परपेंडिकुलर है रेडियस के, तो ये जरूर लिख सकते हो तुम कि आर मैक्सिमम इंटू v1 बराबर v2 इंटू आर मिनिमम, ये जरूर लिख सकते हो, ये तुम्हारा चलेगा। और धुआंधार चलेगा कि दौड़ेगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन यहां और यहां करेक्ट नहीं। तो क्यों करेक्ट नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। मान लो यहां पे एंगल है थीटा, अब तुम लिख सकते हो, अब तुम लिख सकते हो, मान लो अब तुम लिख सकते हो कि v1 इंटू आर मैक्स बराबर v2 इंटू आर मिनिमम बराबर, यहां पे r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट r साइन थीटा हो या v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट v साइन थीटा हो, तो v साइन थीटा इंटू आर, ये आएगा तुम्हारा। चलो कुछ सवाल ही बना देता हूं, सवाल ही बना देता हूं। मान लो इलेक्ट्रिकल पाथ है, ये सन है, ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे स्पीड v है, ये रेडियस r है, और मान लो ये रेडियस 3r है, यहाँ पे स्पीड v0 है, तो फाइंड v इन टर्म्स ऑफ v0 करो। तो तुम बोलोगे कि हम जानते हैं v एंड r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कांस्टेंट, या v परपेंडिकुलर इंटू आर परपेंडिकुलर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो एंगुलर मोमेंटम होता है m v r परपेंडिकुलर कांस्टेंट। तो लिखोगे यहाँ पे वेलोसिटी v0 इंटू 3r, ये दोनों परपेंडिकुलर है, चलेगा। यहाँ पे थीटा एंगल है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी ये वाली नहीं निकलेगी, v sin 30, तो यहाँ पे लिखोगे v sin 30 इंटू आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r से r कैंसिल, और 3v0 बराबर v sin 30 की वैल्यू हाफ, तो v इज इक्वल टू होगा 6 टाइम्स ऑफ v0। बोलो मजा आया? ये 3r कैसे दे? ये क्वेश्चन में गिवन है, मुझे ये स्पीड निकालनी थी, ये गिवन है, बाकी चीज ये स्पीड निकालनी थी। दूसरा बहुत आसान सी बात, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि मान लीजिए सन यहाँ पर है, तो बताइए प्लेनेट यहाँ पे है तो इसकी स्पीड है v1, यहाँ पे है स्पीड है v2, कौन सा ज्यादा स्पीड होगा? v2 इज ग्रेटर देन v2। काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी 2 पे ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 से। अगर मान लो यहाँ से ए से पेरेजी, पास फॉर पेरेजी, पेरेजी से एपोजी तक आया है, तो वर्क डन पेरेजी से एपोजी तक क्या होगा, एंड वर्क डन पेरेजी एपोजी से पेरेजी तक क्या होगा, एंड वर्क डन टोटल क्या होगा? तो टोटल तो 0 होगा। अब जैसे से यहाँ से यहाँ आया तो स्पीड घटा तो वर्क डन निगेटिव, तो पेरेजी टू एपोजी वर्क डन निगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ का स्पीड बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वर्क डन पॉजिटिव। तो ये बात समझ में आता है? इसमें बहुत फेमस सवाल, बहुत फेमस सवाल इसमें, क्या भाई, क्या भाई, भाई साहब पूरा ही करा दिया तुम्हें। मान लो ये एरिया ए है और ये एरिया 3a है, तो यहाँ पे टाइम लगा t1, यहाँ पे टाइम लगा t2, तो दोनों का रेशियो बताओ। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इक्वल एरिया इक्वल टाइम में चलता है। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया बटा टाइम का रेशियो कांस्टेंट होता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पे एरिया चला है a इन टाइम t1 बराबर एरिया 3a बाई t2, ये बराबर हो, a से a कट गया, t2 बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ t1, मतलब एरिया बटा टाइम का रेशियो कांस्टेंट होता है। वैसे भी एरिया a चलने में टाइम t1 लिया तो 3 गुना एरिया चलने में इसके कंपेयर में 3 गुना टाइम लेगा, तो 3 t1 बराबर t2। उसके है बाद है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड होता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो t1 बाई टी2 का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 बाई r2 का 2। दैट्स इट। अब इसमें हम बाद में पढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, एक इंपॉर्टेंट होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ रहता है? तो अर्थ के सेंटर से 7r डिस्टेंस पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ होता है?
अर्थ के सेंटर से 7r हाइट पे, तो अर्थ के सरफेस से 6r हाइट पे, अर्थ के सरफेस से 6r हाइट पे उसकी स्पीड कितनी रहती है, उस 3.1 मीटर पर सेकेंड। उसकी एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड, ये सब अर्थ के रोटेशन के बराबर होता है। वो इक्वेटोरियल प्लेन में चलता है। और पोलर सेटेलाइट का टाइम होता है 100 मिनट, वो पोल के राउंड घूमता है। ठीक है, तो यहां तक मैंने तुमको करा दिया। अब इसके बाद हर एक चीज मैंने कराई है, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें छूटी होगी, लेकिन मैंने ये भी मानो कि 70-80% चीजें मैंने क्वेश्चन के साथ कराई, सारी करा दी है मैंने तुमको। देखो, ये मीडियम चेंज करते हैं तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीपी सीरीज वाला सवाल तुमको जानते हो, ये सवाल करा दिया, परसेंटेज चेंज वाले सवाल। अच्छा, इसमें ये है कि F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर है, तो डेल्टा F बाई F बराबर M1 डेल्टा M1 बाई M1 प्लस डेल्टा M2 बाई M2 प्लस डेल्टा R 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा R बाई R माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि जब हम एरर एनालिसिस लगाते हैं तो उसमें माइनस नहीं कर सकते, लेकिन नीचे R बढ़ने पर फोर्स घटेगा, तो इसलिए माइनस करना चाहिए। ये हमारे स्कैम करके आपको सिखाया था, ये चीज क्लियर है। तो मैंने मोटा मोटा सारी चीजें बता दी है। इसमें कुछ चीजें मैंने, देखो सारी चीजें बता दी, देखो ग्राफ बता दिया, देखो हाफ कटोरा वाला बता दिया, देखो ऊपर नीचे कटोरा काट के बता दिया, देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सारे केस बता दिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें पीपीटी में सॉल्व आपको अटेम्प्ट करके दिए, ये सारे आपको करने। देखो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म बता दिया है ना, सीओएमई के सवाल करा दिया, रिंग का तुमको सारा केस बता दिया। तो लगभग देखो पोलर सेटेलाइट तक मैंने जहां पे एंड किया था वहां तक तुमको एकदम सिस्टमैटिक बता दिया। तो अब तो मैं लास्ट में बोलने का क्या फायदा, वैसे तो लेक्चर तुम देख चुके हो। अब तो ये बताओ कि चीजें सारी कवर कर दी कि नहीं। 1 घंटा 40 मिनट में सब चीजें मतलब सिस्टमैटिक मैंने। अब जो पीपीटी में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप देखो भाई, मैं तुमको बता भी दूंगा, देखो ये फॉर्मूला ये लगा, उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप देखो। और अब देखो आगे कैसे बढ़ना है, चलो इसके आगे कैसे बढ़ना है बता दो। इसके आगे ऐसे बढ़ना है, जैसे मान लो कि मैं इस क्वेश्चन पे पहुंचा, तुम इस सारे पीपीटी को एक नजर डालोगे तो तुमको सब रिवाइज होता हुआ दिखाई देगा। अब मान लो इस क्वेश्चन पे गया, मैं कोई भी क्वेश्चन पे चलता हूं, जैसे इस क्वेश्चन पे गया, ये क्या बाइनरी स्टार सिस्टम, ये नीट के लिए इतना रिलेवेंट भी नहीं, लेकिन एक बार इसको देख लेना। जैसे मैं इस सिस्टम पे गया, ठीक है, अब क्या है, वर्क डन टू ऑब्जेक्ट विथ एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस टू प्लेस्ड ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट नियर टू द अर्थ सरफेस, ये रेस्ट पर है और इसको सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है। तो टोटल चेंज इन एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उतना ही एनर्जी हमको देना होता है। तो चाहे एक सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में सेट करना हो, या किसी ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट में सेट करना हो, या रेस्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट पर ले जाकर सेट करना हो, एक ही रामबाण तरीका है, टोटल एनर्जी का डिफरेंस। अब टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे, देखो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो इसके पास इसका पोटेंशियल ही टोटल हो जाए, और पहले से घूम रहा था तो टोटल रहेगा, टोटल होता है पोटेंशियल का। तो रेस्ट में है इसलिए इसका टोटल एनर्जी जो आएगा, देखो घूमने पर देखो फाइनल एनर्जी, देखो पोटेंशियल Gmm/r का आधा 2 है, लेकिन जब स्टार्टिंग का इनिशियल लिखा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ही तुम्हारा टोटल। तो कोई भी शिफ्टिंग वाला सवाल हो, एक सैटेलाइट को आर रेडियस में सेट करना है, अर्थ से एम मास को ले जाके, तो आर रेडियस में टोटल एनर्जी देख लो, और अर्थ के सरफेस पर अगर रेस्ट में था तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल का वो लिख लो। अगर कोई ऑर्बिट में घूम रहा सैटेलाइट है, उसको किसी दूसरे ऑर्बिट में सेट करना है, तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस, ये सिंपल टोटल एनर्जी का डिफरेंस वाला कहानी होता है। जैसे ये सवाल है, तो इसमें A1 में T1, A2 में T2, A3 में TT, तो टाइम का रेशियो बताओ। इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें देखना है बस कि हाँ टाइम का रेशियो एरिया के रेशियो पे प्रोपोर्शनल होता है, दैट्स इट। टाइम का रेशियो एरिया के रेशियो पे प्रोपोर्शनल होता है। अब ये सवाल है, क्या कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम L/2m कंजर्व होता है, कुछ नहीं करना इसमें। कोई भी रैंडम मैं लाता हूं, पूरा ही आ गया, ऊपर तक चला गया। जैसे अब मैं ये सवाल लाता हूं, ये तो पढ़ाया था, रुक जाओ, अरे यार रुकना यार, रुक जाना। जैसे ये सवाल, फाइंड फोर्स बिटवीन हॉलो स्फीयर एंड पॉइंट मास। अब ये हॉलो स्फीयर एंड पॉइंट मास में फोर्स लिखना है, तो देखना देखो, पूरे हॉलो स्फीयर के मास को हम यहाँ पे मानेंगे, और पॉइंट मास बाहर है तो यहाँ मानेंगे। पूरे हॉलो स्फीयर का मास यहाँ मान लिया, पॉइंट मास यहाँ मान लिया, आर डिस्टेंस पर फोर्स लिख लिया, और यही पॉइंट मास अंदर होता तो फोर्स 0 होता। तो इसको तुमको करना नहीं है, बस देख लेना है, जितना इस पीपीटी में अटैच है उतना ऑलरेडी मैंने सेग्रीगेट करके आपको दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कैसा लगा रिविजन जरूर बताइएगा। चलिए।